Anh ơi, mình mà về cái áo nhưng mà phải màu anh mà màu mình lại gọi màu sao thì thực ra đây ai mình cũng em ai cũng hay ở đây là qua đây là lên đi giờ là ôn anh là muốn ai सर सर स्टार्ट करें। हाँ कीजिए। बच्चों को कहिए कि हम करेंगे तो बड़ा वैल्यूएबल रहे लेक्चर, तो कोई मतलब नहीं। सभी स्टूडेंट अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें। जब क्वेश्चन पूछना होगा, जब उनको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाएगा तब वो माइक्रोफोन ऑन करेंगे, अन्यथा वो माइक्रोफोन वो ऑफ कर लें। और सभी लोग अपना नाम लिख लें ताकि उनका नाम यहाँ पे दिखाई पड़ता रहे और अटेंडेंस होती रहे उनकी। तो नाम लिख लें। जो सभी लोग अपना नाम और क्लास लिख लें ताकि क्लास और नाम आता रहे, उनकी अटेंडेंस होती रहे। जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय ऑनलाइन जूलॉजी लेक्चर सीरीज का आज प्रथम दिन है। यह अपने आप में एक अनूठा अभिनव प्रयोग हो रहा है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों से आए हुए विशेषज्ञ हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज की ये श्रृंखला, आज 10 दिवसीय श्रृंखला का आज पहला दिन है और महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर आशीष जोशी से जिसे अनुरोध करेंगे कि वो आज के इस शुरुआत पर कुछ मार्गदर्शन दें, हम लोगों को आशीष प्रदान करें और इस कार्यक्रम के शुरू होने की घोषणा करें। परम श्रद्धेय प्राचार्य जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच में कानपुर से मैडम आई हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे महाविद्यालय से भावनात्मक रूप से लगातार जुड़ी रही हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है। आप हमारे महाविद्यालय से लगातार भावनात्मक रूप से जुड़ी रही हैं। हमारे अनेकों सेमिनार में आपने प्रतिभाग किया है। आपके ज्ञान से, आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। विश्व हाथ धोने दिवस वाले दिन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक एक लेक्चर रहा, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे विश्वास है कि वर्मा जी ने एक बार आपसे आग्रह किया होगा तो आपने अपनी सहमति दे दी होगी। इसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस तरह के ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, उसमें आप आएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, एवं अभिनंदन है। उसके साथ ही मैं अपने महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के विभाग प्रभारी डॉक्टर ए.के. वर्मा और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सोचा, पहला विभाग है हमारे महाविद्यालय का, उन्होंने ये सोचा कि एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की जाए। और ये 10 दिन की लंबी लेक्चर सीरीज है, क्योंकि खास तौर से कोरोना काल में, लॉकडाउन के बाद से जब शिक्षण संस्थाओं पर ताले पड़ गए थे, तब ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा भारी चिंता का विषय भारत सरकार, देश सरकार, राष्ट्रीय महाविद्यालय के शिक्षकगण इस चिंता में थे कि आखिर बच्चों को किस प्रकार से उनकी कक्षाएं ली जाए, उनका निरंतर उत्साहवर्धन किया जाए। क्योंकि ब्रेक हो जाता है जब शिक्षण की प्रक्रिया में, तो दोबारा उसको प्रारंभ करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, दुरूह कार्य होता है। ऐसे में हम लोगों ने जो है वो तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स की व्यवस्था की। विभिन्न विभागों द्वारा छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ा, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चली। और अब जब ये न केवल हमारे महाविद्यालय में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में सफल रही है ऑनलाइन क्लासेस की,
तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, डिजिटाइजेशन जितना अधिक से अधिक हो सके उसको किया जाए, और ऑफलाइन क्लासेस यानी क्लासरूम टीचिंग के अलावा अगर शिक्षण को, टीचिंग को सप्लीमेंट किया जा सके ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, तो छात्रों को और बेहतर हम इक्विप्ड कर पाएंगे, उनको और बेहतर हम ज्ञान दे पाएंगे। अब होता क्या है कि एक कॉलेज में एक शिक्षक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और उनका ज्ञान जो है हमारे शिक्षकों को मिलता रहता है, लेकिन कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनके रिसर्च एरिया से बाहर की चीजें हों, और वो दूसरे महाविद्यालयों या दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के रिसर्च एरिया के अंतर्गत आते हो, जिसपे उन्होंने गहन अध्ययन किया हो, तो उस ज्ञान का लाभ घर बैठे हमारे विद्यार्थियों को मिल सके, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। निश्चित रूप से डॉक्टर ए.के. वर्मा के मस्तिष्क में ये बात रही होगी कि मैं और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे अधिक ज्ञान यदि बच्चों को हम उपलब्ध करा सके तो बच्चों के लिए और बेहतर चीज होगी, उनके लिए ज्ञानवर्धक होगी। उनके लिए न केवल जिस भी कक्षा के वो विद्यार्थी हो, चाहे यूजी लेवल पे हो, बीएससी के विद्यार्थी, या पीजी लेवल पे हो, एमएससी के विद्यार्थी, उनके लिए उपयोगी हो, परीक्षा में उनको इस ज्ञान से मदद मिल सके। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस लेक्चर सीरीज का जो है वो आयोजन किया है। डॉक्टर वर्मा से हम लोग की निरंतर चर्चा होती रहती है, डॉक्टर विजय से भी होती है। इस प्रकार से हम अपने महाविद्यालय के न केवल प्राणी विज्ञान के, जंतु विज्ञान के विद्यार्थियों को, बल्कि जितने भी विषय हमारे महाविद्यालय में चलते हैं, संचालित हैं, उन सभी में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हम बच्चों को उपलब्ध कराएं कि बच्चे जब चाहें, जहां चाहें, जिस भी संस्था के विद्वान प्राध्यापकों के लेक्चर्स उपलब्ध उनको करा सके, जिससे कि वो घर बैठे जब उनको फुर्सत मिले तब उन लेक्चर्स को पढ़ सके। मेरा एक आग्रह था, शुरू में वर्मा जी से मैंने कहा था, मेरे अभी शुरुआत हुई थी तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं स्वयं भी कहूंगा, वर्मा जी से कहूंगा, उस बात को रिपीट करेंगे कि जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं आज या जो भविष्य में जुड़ेंगे, तो वो कागज या रजिस्टर और कलम लेके बैठे, ताकि मैडम की जो भी लेक्चर रहेगा उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बातें वो बताएंगी, ऐसी बातें जो उन्होंने कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं, उनको नोट डाउन करेंगे, और बाद में जो क्लासरूम में डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर ब्रजेश बताएंगे, उनके लेक्चर्स और आपके लेक्चर्स को इंटीग्रेट जब आप करेंगे, और जब पुस्तकों के साथ कुछ अतिरिक्त मटेरियल आपको मिलेगा, तो आपके बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और परीक्षा के समय आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इन नोट्स के माध्यम से आप लोग जो है वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जो बच्चे आए थे, आप में से कुछ बच्चे उसमें रहे होंगे निश्चित रूप से। आपको बताया गया कि इस वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर हमारे महाविद्यालय के 6 बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले। ये एक चुनौती है उन विभागों के लिए, चुनौती है उन बच्चों के लिए जिनको मेडल अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वो इसको एक दृढ़ संकल्प बना ले कि वो इस बार इतनी मेहनत करेंगे, अपने शिक्षकों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो चीज उनको नहीं समझ में आ रही बार बार उनसे पूछेंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, अपने बेहतर नोट्स बनाएंगे, जिससे कि इस बार हमारे 6 बच्चों को मेडल मिला है। अगली बार हमारे महाविद्यालय को कोई विभाग ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 1, 2 या 3 मेडल ना मिले। आप लोगों के अंदर एक क्षमता है, आप लोगों के अंदर ये कौशल है, आप लोगों के अंदर एक लगन है। उस लगन में थोड़ी चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, जो हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक गण और उनके संपर्क में जो अन्य विद्वान प्राध्यापक गण हैं, जो विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, जो आपके बीच में रहेंगे इन 10 दिवसों में, वो उस अलग को जगाएंगे आपके अंदर, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के दोनों सदस्य डॉक्टर ए.के. वर्मा और डॉक्टर बीएस मिश्रा को लेक्चर सीरीज को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं, साथ साथ मैडम को बधाई देता हूं, और हमारे विद्यार्थियों को भी बधाई देता हूं, और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो इस 10 दिन की लेक्चर सीरीज में प्रत्येक लेक्चर में उपस्थित रहेंगे और लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे आप सबका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का मौका ए.के. वर्मा ने दिया, उसके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now I formally introduce
Dr. Sangeeta Awasthi ma'am, the most respected principal sir, our very close colleague Dr. Brijesh Kumar Mishra ji, Dr. Shri Prakash ji, and dear students. It's our proud privilege to introduce Dr. Sangeeta Awasthi as eminent speaker of today. She is well-known zoologist and currently serving as head department of zoology, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर. She is MSc Gold Medalist, PhD, having teaching experience of more than 29 years. Under her able supervision, 6 students got PhD. As far as her publication is concerned, she has published more than 30 research papers in peer-reviewed, indexed international journals of global repute. Besides, she has also written a most popular book of zoology. Its name is Animal Behavior and Wildlife. Moreover, she has some more feathers in her cap. She got K.N. Bahal Gold Medal, Social Environmentalist Award, Women Empowerment Award, Women Scientist Award, स्वच्छता के सिपाही पुरस्कार, डॉक्टर APJ ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड, and fellowship of BPS, fellowship of JSHA, fellowship of ABRF. She is also credited to organize several conferences, workshops, webinars, and delivered a number of invited lectures. Currently, she has additional responsibility of chief proctor also. We are happy to see you, ma'am, with us. Welcome, ma'am. Most of our students belong to rural areas. Hence, bilingual lecture will be highly appreciated, ma'am. Now, most welcome, ma'am, and you are requested to start your lecture. मैम माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए मैम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वर्मा जी. आप लोगों का सहज और सरल स्वभाव मुझे बार बार आप लोगों से जोड़ देता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी का और आपका और डॉक्टर मिश्रा जी का और सभी प्यारे बच्चों का जो हम देख रहे हैं लगातार वो जुड़ते चले जा रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज का टॉपिक मुझे मिला है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. जब किसी ज़माने में हम लोगों को पढ़ाने को मिला था तो सब लोग भागते थे इस टॉपिक से, क्योंकि ये एनिमल बिहेवियर एक ऐसा विषय है बच्चों जिसपे जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत सरल है, जब आप समझेंगे तो ये और सरल लगेगा, और जब आप किसी को समझाएंगे तो भी बहुत सरल लगेगा. लेकिन जब आप इसका आंसर लिखने को बैठेंगे तो आपका दिमाग एकदम खाली हो जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए उस समय आपके दिमाग में कुछ याद नहीं रहता है. तो एनिमल बिहेवियर को समझाने के लिए जो हम लोगों की पहल होती है कि हम लोग इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर समझाते हैं और इस विषय को बहुत ही रोचक बनाते हैं ताकि ये आपके आम जीवन से जुड़ जाए और आपके हर एनिमल बिहेवियर के पहलू आपको किसी एक उदाहरण के साथ जोड़ दिया जाए और आप उसको आसानी से याद कर सकें और समझ सकें. वैसे तो एनिमल बिहेवियर बहुत वाइड टॉपिक है और इसको कुछ शब्दों में या 1 घंटे के लेक्चर में समझा पाना और बांध पाना असंभव है. लेकिन जो टॉपिक मैंने चुना है ये हमारे एनिमल बिहेवियर की आप समझ लीजिए की पॉइंट हैं, या जो मेन हमारा एनिमल बिहेवियर है उसके जो सूत्र हैं वो इस चैप्टर पे आ जाएंगे. तो मेरी खुद की किताब है बच्चों ये, और बहुत मेहनत के बाद हमने ये यूजी और पीजी के बच्चों के लिए लिखी थी ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और इसलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाई है. मैं ज्यादातर चीजें आपको समझाऊंगी और अपने बुक के चैप्टर्स जो हैं उनको शेयर कर दूंगी. और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो आप वर्मा सर से मेरा नंबर ले लीजिए और उचित समय पे आप मुझे कॉल करके किसी भी विषय पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे उस विशेष जो भी आपको क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
तो आज का विषय जो है बच्चों वो है एनिमल बिहेवियर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इथोलॉजी। इथोस मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इथोस मीन्स होता है बच्चों एनिमल, और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। हमको बिहेवियर के बारे में सारी स्टडी इसमें करनी है। और एनिमल बिहेवियर जो है वो कोई 2 दिन की घटना नहीं है, इट इज अ इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। ये बहुत 1800 सदी के पहले से इस पे कार्य होता रहा है, और बहुत से इम्पोर्टेंट इथोलॉजिस्ट जो हैं, जैसे लॉरेंस हैं, पेवलोव हैं, थ्रॉडकिनर हैं, स्किनर हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे इथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पे कार्य किए हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत करके एनिमल बिहेवियर को कंपाइल किया है ताकि वो आप सबके समक्ष एक सरल रूप में प्रस्तुत कर सकें। और उन्होंने बहुत सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो जो एनिमल बिहेवियर है या जो इथोलॉजी है, उसकी जो हिस्ट्री होती है उसमें हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि एनिमल बिहेवियर क्या है, बल्कि हम लोग ये उसमें ज्यादा पढ़ते हैं कि ये क्यों है। अगर कोई हम उसमें एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे कौन कौन सी स्टडीज हुई हैं, उनको हम ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो एनिमल बिहेवियर जो है ये एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से बना है, और इसमें न्यूरो इकोलॉजी, न्यूरो इथोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, ये 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। न्यूरो इकोलॉजी मतलब आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से पर्यावरण से अफेक्टेड हो रहा है। न्यूरो फिजियोलॉजी मतलब आपके ब्रेन ने जो भी चीजें ग्रहण करी हैं उनका आपके शारीरिक प्रक्रिया पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे आपके वातावरण में अगर कोई निगेटिविटी है, या आपको कोई रोज गाली दे रहा है, या आपको रोज कोई डांट रहा है, तो आप कब तक पॉजिटिव रहेंगे। आपके मन में निगेटिविटी डेवलप होने लगेगी, और उसका आप पे क्या बिहेवियरल चेंज आएगा। तो इवोल्यूशन हमारा ये कहता है कि जितनी भी निगेटिव चीजें पर्यावरण में हैं, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, हम उन एस्पेक्ट्स को देखकर उनका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो बिहेवियर इज एक्चुअली इवोल्यूशनरी स्टडी, और इट इज नॉट अ वन डे स्टोरी। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं बच्चों, जो हम पूरे एनिमल बिहेवियर में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हम आपको 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बेटा वेट करिए। चिति स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है चिते? ठीक। स्क्रीन दिख रही बच्चों? बच्चों आपको दिख रहा है? यस मैम। इथोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज इट विजिबल बेटा? हाँ, तो अब आप देखिए बेटा कि इसमें जो इथोलॉजी है इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं। इको इथोलॉजी, इको आप नोट कर लीजिए बच्चों, सारे बच्चे रजिस्टर और पेन निकाल लें, इसको नोट कर लें, एंड इफ यू वांट सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इको इथोलॉजी देखो, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। इकोथोलॉजी इज द ब्रांच which deals with the animal and its environment. एक एनिमल का एनवायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, इस सारी स्टडी हम इको इथोलॉजी में करते हैं। इथोजेनेटिक्स, व्हाट आर द जेनेटिक, व्हाट आर द रोल ऑफ जीन्स on human or animal behavior. This we will study in ethogenetics. Neuroethology, as I have already told you, it is the nerves and their role in the behavior, your brain and their role in the behavior. Ethophysiology, क्या behavior हमारी शारीरिक प्रक्रिया या हमारी जो शारीरिक changes आते हैं बॉडी में, हार्मोनल या न्यूरोलॉजी, नर्व्स के, केमिकल्स के, उनका क्या इफेक्ट होता है। ह्यूमन इथोलॉजी, एज द नेम इज सजेस्टिंग, मानव का बिहेवियर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये ह्यूमन इथोलॉजी में है। और एंडो या इथो एंडोक्राइनोलॉजी, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
ये सारे पीरियड जो है ग्रोथ हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, इन सबके प्लस माइनस, ओवर सिक्रीशन और लेस सिक्रीशन, क्या ये भी हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं? तो और बिहेवियर इकोलॉजी, आफ्टर ऑल दीज फैक्टर्स व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स? सो ये हम सारे टॉपिक्स इस पे डिस्कस करेंगे, इथोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एनिमल बिहेवियर। ये तुम पागल कहीं की, ये कौन सा तुम, ये क्या चीज तुम डाले हो यहाँ पे? व्हाई वी आर सीइंग, क्या लिंक, कहां से लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाई। So ये जो statement, suppose I am giving a statement that this animal is aggressive, ये जानवर बहुत गुस्सा करता है, या ये ह्यूमन बहुत निगेटिव है, या आदमी बहुत निगेटिव है, ये स्टेटमेंट है बेटा। ये स्टेटमेंट देने के पहले उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे हम देखें, ये एग्जाम्पल आपको नोट कर लीजिए। एक सिंगल स्टेटमेंट है, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स। आप स्क्रीन पे देखिए पॉइंट, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स। दूसरी लाइन है, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स। तीसरी यही है, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स। और चौथी लाइन, चौथा पॉइंट भी यही है, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स। एक ही लाइन को 4 बार लिखा गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, एनिमल बिहेवियर, the same line has been written 4 times. But see the bold letters. See the bold letters. In the first point, the bold letter is X. Now the first point, X पर एक इथोलॉजिस्ट ने अपना पूरा वर्क किया। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खाली तुम्हारा खाली नहीं आन हो रहा है, बस खाली जिसको तुम कंफ्यूज क्यों हो वही नहीं आन हो पा रहा है। पत्थर पे बैठ जाती हैं, क्यों नहीं वो किसी पेड़ पर बैठ जाती हैं, जब ग्रुप में चला गया है देख लियो, तुम्हें डिटेल करना चाहिए ना। एक्स पर ही क्यों बैठती हैं? And he has done all his pieces and the work on only this point कि चिड़िया खाली एक्स पर क्यों बैठती हैं। तो इसका आंसर नोट दिया, एक्स पर इसलिए बैठती हैं क्योंकि उनको वार्मथ देनी होती है, उनको केयर करनी होती है, उनको ब्रूड को डेवलप करना पड़ता है, इसलिए ये एक्स पर बैठती हैं। नंबर 2 के इथोलॉजिस्ट ने उसी लाइन के दूसरे वर्ड सिट ऑन पर एम्फेसिस दिया कि क्यों बैठती हैं, सिट ऑन क्यों करती हैं, व्हाई डोंट दे स्टैंड ऑन, व्हाई डोंट दे डांस ओवर इट। वो बैठती क्यों है, वो नाचती क्यों नहीं है, खड़ी क्यों नहीं होती हैं। सो द इथोलॉजिस्ट हैड सेड कि नहीं, वो बैठती इसलिए हैं क्योंकि प्रीडिस्पोजिशन है। अगर वो अपने एक्स पर बैठेंगी तो उनको बॉडी टेम्परेचर मिलेगा और एग्स इंक्यूबेट होंगे। उन्होंने इसका आंसर इस तरीके से दिया। थर्ड इथोलॉजिस्ट ने जब तो उन्होंने अपनी और चीजों पर ध्यान ना देके सिर्फ बर्ड्स पे ध्यान दिया कि व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन एग्स, कि चिड़िया ही क्यों बैठती हैं, क्यों नहीं स्नेक्स बैठते हैं, क्यों नहीं लिजर्ड्स बैठती हैं, सिर्फ बर्ड्स क्यों अपने अंडों पे बैठती हैं। उन्होंने अपनी लॉजिक दी, उन्होंने कहा दिस इज द प्रीडिस्पोजिशन, उनका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा होता है, उनको सेफ्टी चाहिए होती है, इसलिए बर्ड्स बैठती हैं। नाउ द फोर्थ इज व्हाई, क्यों। अब इस क्यों के पीछे साथ एनिमल बिहेवियर स्टडी डिपेंड हो गई। क्यों मतलब हो गया क्योंकि चिड़िया अंडों पर बैठती हैं, बर्ड्स सिट ऑन एग्स बिकॉज दे हैव प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन, क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है, उनको पर्यावरण ने ये बताया है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने उनको ये एक्सपीरियंस दिया है कि अगर बर्ड्स अपने अंडों पर बैठेंगी तो उनको पर्यावरण से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सुरक्षित रहेंगे और उनके जो चिकलिंग्स हैं, जो उनके चिकन्स हैं, वो सेफली इंक्यूबेट हो जाएंगे। So this is the key point of the animal behavior कि one statement by 4 ethologists and the result has come out। तो ये है animal behavior बेटा। animal behavior को हम किसी एक लाइन पर जो है वो समराइज नहीं कर सकते। ये चाह रहे थे कि एनिमल बिहेवियर जो है वो ब्रेन से भी इसीलिए रिलेटेड हो जाता है कि किसका ब्रेन कितना डेवलप्ड है। जो ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन वाला होगा, जिसमें ज्यादा नर्व्स होंगी, न्यूरॉन्स होंगे, डेंड्राइट्स होंगी,
प्रोजेंसिफ्लॉन होगा, मीजनसिफ्लॉन होगा, डायनसिफ्लॉन होगा। जितना ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन उतना अच्छा इंटरप्रिटेशन, उतनी अच्छी उसकी ग्रास्पिंग और उतना ही अच्छा उसका आउटपुट होगा कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को इम्पैक्ट कर सके। तो एनिमल बिहेवियर इज related with the nervous system and it is the analysis of potentialities of the nervous system. Potentialities माने कितना पावर है किसी के ब्रेन में, कितने पावर से वो अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है हम सब बच्चों का IQ लेवल मोर और लेस सेम होता है, बट हम अपने पावर का एक फोकस डायरेक्शन नहीं करते हैं, हमारे पास डाइवर्जन ज्यादा है। अगर हम अपनी स्टडीज पे फोकस करें, ब्रेन का सही यूज करें, तो आई बेट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल get almost equal marks. But we are not focused, we are not using our potentialities to the 100%, so we are diverging our brain capabilities and we are giving the different results. इस समय भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नोट नहीं कर रहे होंगे, जो इधर उधर ध्यान लगाए होंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका बिहेवियर, आपकी पोटेंशियलिटी, आपका जो मन है वो एक जगह फोकस नहीं हो पाता है, बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं। सो इट इज definitely a long story of nervous system and in evolution. अब हमारे बिहेवियर पे आप देखिए न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, जैसा हमने आपको अभी बताया बेटा कि हमारी बॉडी, चाहे वो प्रोटोजोन से आप स्टार्ट करिए जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, विच द एनिमल्स विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, even those animals have a sense of orientation and coordination. उनके अंदर भी पावर सेंस करते हैं वो कि अगर पानी आपने ज्यादा डाल दिया तो वो दूर चले जाएंगे, गर्म पानी में रख दिया तो वो चले जाएंगे। उनके पास अगर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाता है इवन, तो भी वो उससे फाइट नहीं करते हैं। ये स्मॉल और प्रिमिटिव एनिमल्स आज के ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोग तो अपनी ताकत को बिना देखे ही लड़ने लगते हैं। ये स्मॉल एनिमल्स जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, दे नेवर असेस देयर पावर। उनको लगता है आई एम स्मॉल, आई एम माइक्रोस्कोपिक, आई एम यूनिसेलुलर, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद एनी बिग ऑब्जेक्ट, सो जस्ट दे डाइवर्ज देयर रूट। अगर वो पानी में तैर रहे हैं और उनके सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो बेटा कभी भी उससे लड़ते नहीं हैं, वो अपना रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि उनको अपनी पावर का अंदाजा है और वो उस ऑब्स्टिकल को दाएं बाएं करके ट्रायल एरर से दूर चले जाते हैं, जिससे कि वो जीवित रहते हैं। नहीं तो इतना छोटा एनिमल कैसे जीवित रहे। तो आप ये समझिए कि ये बिहेवियर एक स्मॉल प्रोटोजोन से लेकर और ह्यूमन बींग्स में है। जितना स्मॉल एनिमल है उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो प्योर है, बिकॉज वो इंटरप्रिटेशंस नहीं कर रहा है। और जितना हायर एनिमल ग्रुप में आता जाता है उसमें पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, पावर ऑफ मैनिपुलेशन ये डेवलप होता चला जाता है, फोकस उसका रह नहीं जाता है और वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स और एनिमीज के जो हैं उसके सराउंडिंग में फंसता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो नर्व्स जो है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्मॉल एनिमल्स लाइक द सीलेंट्रेट्स। एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलो बेटा। नहीं दिख रहा है मैम, ये क्लीन दिख नहीं रहा है, वो धुंधला धुंधला सा आ रहा है। नहीं क्लीन दिख रहा है। क्लीन नहीं है स्क्रीन पे। नहीं क्लीन दिख रहा है, सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है। बट हमारे में नहीं दिख रहा है। हाँ तुम्हारे में नहीं दिख रहा है, बीच में इंटरप्ट ना करो बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है मैम, क्लीन दिख रहा है। ठीक है बेटा। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल है बेटा ये नर्व्स का है। तो आप देखिए जिस नर्व सेल में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो नर्व सेल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। न्यूरॉन से मैसेजेस डेंड्रॉइड्स में आते हैं और डेंड्रॉइड से मैसेजेस को रिसीव करके उन पर एक्शन और रिएक्शन करते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है पॉरीफेरा से, पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेट्स पे, सीलेंट्रेट्स में ये नर्व रिंग बना लेती है नर्व सेल्स, और उसके बाद सीलेंट्रेट्स में आप आइए और हायर में एनेलिडा में आपने देखा होगा नर्व रिंग्स हैं, सेगमेंटल नर्व्स हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल नर्व्स हैं। इसके बाद ऑर्थोपोड्स में गैंग्लिया बनने शुरू हो जाते हैं।
गैंग्लिया में क्या होते हैं? गैंग्लियंस आर द क्लस्टर ऑफ द नर्व सेल्स। डेवलप होता जा रहा है ब्रेन। उसके बाद ऑर्थोपोडा के बाद फिर मोलस्क में भी आप देखिए गैंग्लियास बन जाते हैं। इसके बाद काइनोडर्मेट्स में आइए, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित चीज है बच्चों। एक बड़ा विचित्र सा एनिमल बिहेवियर का एक ये आयरनी है, एक विरोधाभास है कि पॉरीफेरा जो इतना प्रिमिटिव है, नंबर 2 का फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में, और इकाइनोडर्मेटा इज द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, है ना। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा आप जानते हैं सभी बच्चे। तो लेकिन जो नर्वस सिस्टम है बेटा, वो पॉरीफेरा में भी प्रिमिटिव है और इकाइनोडर्मेटा में भी प्रिमिटिव है। क्यों प्रिमिटिव है? क्योंकि यहां पर भी गैंग्लिया नहीं बनते हैं। ये भी नर्व नेट्स एक जाल बना लेते हैं जिनको हम प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और इकाइनोडर्म्स में भी ये नर्व नेटी के फॉर्म में रहते हैं। और बीच के जो फाइलम्स हैं जिसमें सीलेंटेटा और आपके फिर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का आता है, इसमें ये एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसके बाद फिर फिशेस आ जाती हैं, फिर एम्फीबिया आते हैं, रेप्टाइल्स, इसमें तो ब्रेन ही डेवलप कर जाता है। और प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन हायर कैटेगरी ऑफ द नर्वस सिस्टम, जहां से कि ब्रेन का एक्चुअल यूज शुरू हो जाता है और हम बिहेवियरल इकोलॉजी को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। प्रोजेंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस डेवलप हो जाता है, डाययूरेटिक हार्मोन्स स्टार्ट होने लगते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आने लगते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है जिसमें डेवलप्ड होती है। ये सारे तो हार्मोनल सिस्टम में, और जितना एंडोक्राइन है वो हायर ग्रुप में आते आते धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स में डेवलप कर जाता है। और हमारे बिहेवियर को, बिहेवियरल इकोलॉजी को और न्यूरो इथोलॉजी को और बिहेवियर इथोलॉजी को डेवलप करना और इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन्स है, फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से आप जानते हैं ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स हैं जो किडनी में वाटर रिजॉर्प्शन करते हैं। ये सब हार्मोन्स हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करने लगते हैं। ये डायग्राम है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्मोन्स किस तरीके से हमारे बिहेवियर को, पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। 2 तरीके का हार्मोन होते हैं। जब हार्मोन्स का जो एक्शन है, 2 हार्मोन्स एक ही काम करें, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, 2 हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एस्ट्रोजन्स। ये दोनों हार्मोन का काम क्या होता है बेटा? ये दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं, और फीमेल्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। तो ऐसे हार्मोन्स को हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। व्हेन 2 हार्मोन्स आर हैविंग अ सेम फंक्शन, दे आर नोन एज सिनर्जिज्म। और इसी तरीके से अगर 2 एक ही ऑर्गन से 2 डिफरेंट हार्मोन्स निकल रहे हैं जिनका फंक्शन फर्क है, उनको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म हार्मोन्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब अगर एक ग्रोथ हार्मोन है तो एक डॉफ का काम करेगा। टेस्टोस्टेरॉन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स, ये दोनों क्या है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एक फीमेल है और एक मेल हार्मोन है, तो इनको हम एंटागोनिज्म हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स भी हमारी फिजियोलॉजी, डायग्राम आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नहीं इसमें दिख पा रहा है क्लियर, बाद में देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से हार्मोन्स, एड्रीनल ग्लैंड है, नेफ्रीन है, ये सारे हमारी बॉडी के जितने भी के फंक्शंस हैं करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मेन ग्लैंड है जिसको हम लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं अपना। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, एडिनोकॉर्टिक हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं जो कि मिल्क सिक्रीशन का काम करते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये हमारे एनिमल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। मैच्योरेशन को अफेक्ट करेंगे, एगिंगे, और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, मेटिंग को अफेक्ट करते हैं, टेरिटोरियलिटी को अफेक्ट करते हैं, हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब ईच एवरी हार्मोन इज गोइंग टू अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एनिमल। अगर हार्मोनल सिस्टम, हमारा कोई भी हार्मोनल सिस्टम अगर अफेक्टेड हो जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट और ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या ड्यू टू द जेनेटिक रीजंस, we are going to disturb our behavioral systems. हमारे behavior में change आ जाएगा. So this is the regulation and its feedback secretion of
feedback secretion of hormonal. आप देखिए किस तरीके से स्टिमुलाई, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच एक्सेट्रा, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से गवर्न हो रहे हैं. इफ द ब्रेन में जो सेरेब्रल cortex, if it is going to be damaged by any one of the reason, our sense organs are also going to damage. इसी तरीके से आप देखिए हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को गवर्न कर रहा है, इससे कितने थायराइड आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. TSH जो कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को रेगुलेट करता है. थायराइड TSH कम या ज्यादा होने से आपको मालूम है हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म की बीमारियां हो जाती हैं. कोई भी बीमारी अगर किसी के शरीर में पकड़ लेती है तो बिहेवियर एनिमल का चेंज हो ही जाता है, क्योंकि वो 100% हेल्दी एनिमल नहीं, ह्यूमन बीइंग या एनिमल नहीं रह पाता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सी बीमारियां हैं. गोनाड्स अगर आपके या ह्यूमन बीइंग के या एनिमल्स के गोनाड में कोई इफेक्ट आ गया है तो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल या आने वाली फ्यूचर जनरेशन वो अफेक्टेड हो जाएगी. सो इस तरीके से अगर आप देखिए तो हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए, एक दूसरे से मिल गए हैं. ब्रेन अगर आपका डैमेज है या एनिमल का ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन ही तो सेंस को भेज रहा है हार्मोन्स को कि आप हार्मोन सिक्रीट करिए. और अगर ब्रेन से ही हमारे पास मैसेज गोनाडियल हार्मोन्स पे या गोनाड्स पे या हमारे जेनेटल सिस्टम पे नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी भी अफेक्टेड हो जाएगी. किस तरीके से नॉर्मल कोर्टशिप होगी, किस तरीके से मेटिंग होगा और किस तरीके से नॉर्मल फीटस का डेवलपमेंट होगा. नाउ इट इज गोइंग टू डैमेज द एंटायर बिहेवियरल सिनेरियो. तो इसलिए जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू जज आवर एंडोक्राइन सिस्टम. वो रेगुलेट कर रहा है. जैसे कि अगर आप देखिए, कभी आपने सुना होगा ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है तो उनको एंटीडिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं. व्हाट आर दीज एंटीडिप्रेसेंट्स? कोई ऐसा नहीं है कि इमोशंस किसी के दवा देने से कम हो जाते हैं. थॉट प्रोसेस को वो चेक कर देते हैं. जब ये एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं तो जो हमारी निगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं बॉडी में, ये कैटाकोलामाइन्स जो हमारे सिक्रीट कर रहा होता है हार्मोन, जो हमें बहुत ही फ्रेशनेस देता है हमारी बॉडी को, इन हार्मोन के सिक्रीशन को हमारा जो ये मेडिसिन है वो देती है. तो हमारा थॉट प्रोसेस ही सप्रेस हो जाता है. और जब थॉट प्रोसेस सप्रेस हो जाता है तो हम थोड़ा ग्लूमी हो जाते हैं, हमारी सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और हम उस निगेटिव एस्पेक्ट्स पे नहीं जाते हैं. तो ये जितना भी ब्रेन है वो हमारे बिहेवियर को किस रास्ते से जाकर गवर्न कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू गवर्न कर रहा है. तो हमें अपने ब्रेन को भी बचा के रखना है और अपने एंडोक्राइन सिस्टम को भी बचा के रखना है, ताकि हमारी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जो हमारा एग्रेशन है. अब बिहेवियरल पैटर्न्स आप कहेंगे क्या होते हैं? बिहेवियरल पैटर्न्स बहुत से होते हैं, बहुत चेंजेस ऐसे आते हैं एनिमल के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पूरा हमारी फिलॉसफी को ही चेंज कर देते हैं. जैसे बदला लेने की भावना होती है ना, रिवेंज की भावना, टेरिटोरियलिटी की भावना, ये मेरी चेयर है, मैं तो यहीं बैठूंगा या बैठूंगी, कैसे कोई दूसरा और बैठ सकता है? टेरिटरी बनाना, ये मेरी है. इसके बाद और कौन कौन से होते हैं आपको? जैसे लगता है कि एग्रेशन होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पे हंसने लगना. तो ये सब एग्रेशन, एग्रेसिव, लड़ाई लड़ना, ये सब एक बिहेवियरल नेचर होता है. अवॉइडेंस, किसी चीज को अवॉइड कर देना, ये भी एक बिहेवियर है. आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उतना ही आपके अंदर अवॉइडेंस पावर होगी. जितने ज्यादा आप इंटेलिजेंट हैं उतने ही ज्यादा आप ट्रायल एंड एरर करेंगे, और जितने ज्यादा आप बेवकूफ होंगे उतने ज्यादा आप लड़ाई करेंगे, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. उसको आप या तो कंस्ट्रक्शन में यूज कर लीजिए या आप उसको डिस्ट्रक्शन में यूज कर लीजिए. नॉट इज अप टू यू कि आप उस एनर्जी सोर्स को किस में यूज करना चाहते हैं. इसी सब सीक्वेंस में जो हमारे एनिमल बिहेवियर है, दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स ऑफ बिहेवियर. अब हम आते हैं मेन एनिमल बिहेवियर के, लेफ्ट बायां हाथ और दाहिना हाथ. एनिमल बिहेवियर की पूरी कहानी इन 2 हाथों पर डिपेंड करती है. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. इस हर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये, और शॉर्ट में भी पूछा जाता है.
लेकिन these two are the left and right hand of the animal behavior. The entire history, evolution, physiology, psychology, behavioral जो therapies हैं, they all are based on two kinds of behavior. ये बार बार हम ध्यान से बता रहे हैं. इसके नाम भी बहुत हैं. It is broadly divided in categories. एक होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. इंस्टिंक्ट जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंस्टिंक्ट हम लोग इसको मानते हैं माइथोलॉजी से. मेरी बाईं आंख फड़क गई तो अच्छा है, दाईं फड़क गई तो बुरा है. ये इंस्टिंक्ट हम लोग कहते हैं. इसको हम लोग हम लोग अपनी मैथोलॉजी से जोड़ लेते हैं. तो हमारा बिहेवियर दो कैटेगरीज में आप पहले तो पढ़ लीजिए. एक है इंस्टिंक्टिव और एक है लर्निंग बिहेवियर. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के कई नाम हैं. ऊपर देखिए हमने लिखा है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और इन्नेट बिहेवियर. INNA. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या वीडियो पुश है. मैम वीडियो पुश है काफी टाइम से. दिख नहीं रहा बेटा? नो मैम, काफी टाइम से पुश है. अच्छा, नहीं ये लर्निंग एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रही है? दिख रहा है. बच्चे में, हाँ बच्चे में दिक्कत होगी कोई. तो लर्निंग इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बेटा इसके कई नाम हैं. किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन. आप देखिए इन्नेट बिहेवियर INNATE. इनबॉर्न बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर INHARRENT और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हमने आपको बताया जो आपकी इंस्टिंक्ट है, व्हिच इज सिंस बर्थ. इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है? जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जब आप उसको नहीं सिखाते हैं या कोई उसको नहीं सिखाता है कि किस तरीके से वो मदर्स के ब्रेस्ट से मिल्क को सक करे. क्या 1 मिनट के बच्चे को या 10 मिनट के बच्चे को कोई ये सिखा सकता है हाउ टू सक द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट of mother? No one. So this quality is instinctive. बच्चा पैदा हुआ तब से उसके अंदर जीन्स से डेवलप होके ये क्वालिटी सिंस बर्थ है. जो कैरेक्टर्स किसी एनिमल में सिंस बर्थ पैदा होते ही होते हैं उनको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं. इसको ध्यान से समझ लीजिए. Instinctive behavior or instinctive characters are those characters which are born in an individual since birth. The example I have given you. Another example, if a baby, अगर एक बच्चा पैदा हुआ और उसके हाथ चुटकी काटी है या कुछ उसको प्रिक करी है तो अपना पैर हटा लेगा. किसने सिखाया कि क्या दर्द है और किसने सिखाया कि ये दर्द नहीं है? सिंस बर्थ उसमें ये रिफ्लेक्स का एक्शन आ गया. बच्चे को भूख लग के रोना, किसने सिखाया है कि भूख लगी अब रो तुम? क्या कोई पैदा होते ही बच्चे को सिखा सकता है? नो वन. सो दीज कैरेक्टर्स विच आर बॉर्न विद बर्थ या सिंस बर्थ, विच आर ट्रांसफर्ड इनटू द इंडिविजुअल बाय जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स या फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, इनको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स. एंड द रिलेशन एंड द बिहेवियर ऑफ दीज कैरेक्टर्स is known as instinctive behavior. इन्हीं के नाम है innate, inborn as the name is suggesting. पैदा होते ही. inherent माने खुद उसके अंदर inherited थे, कोई बाहर से नहीं आए हैं. और stereotype मतलब स्टीरियो होता था ना पहले, रिकॉर्ड प्लेयर चला दीजिए, गोल गोल घूमता रहता था और गाने बजते रहते थे. तो ये स्टीरियो है. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन ये कैरेक्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो ये कैरेक्टर्स हो गए इंस्टिंक्टिव. अब दूसरे हैं लर्निंग, जो सीखा. जैसे अगर बच्चा पैदा होके रोया, लेकिन उसने पैदा होने के बाद आवाज तो है, स्पीच तो है, लेकिन अभी उसके पास लैंग्वेज नहीं है. अब उसको आप अगर इंडिया में पैदा हो गया, वो डेवलप करा तो उसने हिंदी सीख ली, चाइना गया तो चाइनीज सीख ली, अमेरिका गया तो रशिया गया तो रशियन सीख ली. भाषा तो थी उसके पास, आवाज तो थी. तो स्पीच क्या हो गई? इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर. कि उसके पास वोकल कॉर्ड थी और उसको रोना आता था, लेकिन किस भाषा का इस्तेमाल करना है ये उसने सीखा. कैसे? जो एनवायरनमेंट उसको दिया गया, जो उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस दी गई, वहां से उसने उस कैरेक्टर को इनहैबिट किया, उसको सीखा. तो वो कैरेक्टर क्या हो गया?
लर्निंग हो गई। चलना सीखना, जैसे चलता है बच्चा, सिखाया जाता है, वो लर्न है। पैदा होते ही चलने नहीं लगता है, वो लर्न करता है। एक्वायर्ड माने क्या हो गया? उसने एक्वायर किया। इनहेरेंट क्या था? जो पैदा होते ही था। एक्वायर करना मतलब कहीं से लेना, उसने एनवायरमेंट के कैरेक्टर को सीखा। और अडेप्टिव माने अडेप्टिव करना। किस मान लीजिए वो अफ्रीका में पैदा हुआ है और उसको डेवलप करा दिया गया अमेरिका में, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कोल्ड क्लाइमेट को। तो इस तरीके से हमको अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो जन्म के बाद आता है, जो हम सीखते हैं। और इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर वो होते हैं जो जन्म से आते हैं। ये एक आप समझ लीजिए। तो जितना भी आप अभी बिहेवियर पढ़ेंगे ना बाद में, वो या तो इस कैटेगरी में फॉल होगा, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में, और या फिर वो लर्निंग में फॉल हो जाएगा। मतलब वही कैटेगरीज के बिहेवियर होते हैं। और बाकी जो पढ़ाई है एनिमल बिहेवियर की, दैट इज इंटरप्रिटेशन, दैट इज द रिलेशन विद द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर। कितना कौन किस बिहेवियर से रिलेट कर पाता है, कितनी उसकी स्टडी कर लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स द लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर जो है उसमें आप देखिए कि लर्निंग जो है वो, जैसे हम भी लोग हैं, अभी हम लोग जूनियर केजी में थे, फिर फर्स्ट में आए, सेकंड में आए। पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती थी, फिर स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती थी, फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को जोड़ के ए बनाना सिखाया जाता था, फिर हाफ सर्कल सी सिखाया जाता। ऐसे सीखा है ना हम लोगों ने भी। तो जो लर्निंग है वो क्या है? वो एक दिन नहीं है, इट इज द मैनिफेस्ट। ये बहुत सी हमने चीजें अडेप्ट करी हैं, बहुत सी चीजें हमने अपने दिमाग में रिटेन करी हैं, बहुत सी चीजें हमने अपने दिमाग में रिटेन करने के बाद उनको प्रैक्टिस किया है। अगर आप किसी बच्चे को ABCD लिखना सिखा दी और 6 महीने उसको ना पढ़ाइए तो क्या होगा? वो भूल जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमको सीखना भी है, हमको इंटरप्रेट भी करना है, हमको अडेप्ट भी करना है, और हमको उस चीज को प्रोसेस में भी लाना है ताकि वो हम भूले ना। उसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी लाना है ताकि हम वो भूले ना। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है लर्निंग का। अब ये लर्निंग जो है वो कई तरीके की होती है। आप इसमें देखिए, हमने आपको 6 पॉइंट्स दिखाए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। पहली लर्निंग है हैबिचुएशन, एज द नेम इज सजेस्टिंग। आप एग्जांपल कोट कर लीजिए। हैबिचुएशन होता है, सपोज कोई जहां हम जिस एटमॉस्फेयर में रहने जा रहे हैं, या कोई एनिमल किसी एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में गया है और वहां के लिए वो अपने अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम, जैसे अगर हम वार्म बनाना है, रीजन से गए हैं, कोल्ड क्लाइमेट में गए हैं, तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ज्यादा कपड़े पहनते हैं, कुछ गर्म चीजें खाते हैं, कमरे से निकलते नहीं हैं, वार्मर ब्लोअर चलाते हैं। धीरे धीरे जब हम उस कंट्री में रहने लगते हैं या उस एटमॉस्फेयर में, या एनिमल किसी हैबिटेट में रहने लगता है, तो वो धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रा को एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखें तो हाइड्रा जो है वो इजिली मूव इधर उधर अपना फूड सर्च करता है। या पॉरीफेरा जो ये प्रोटोजोआ जो है वो 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली मूव करता रहता है। लेकिन अगर प्रोटोजोआ जिस मीडियम में रह रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो दाएं बाएं भागने लगता है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एक पैन में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको टेस्ट करते हैं कि गर्म? पूरा हाथ नहीं डालते हो ना, थोड़ा सा पहले टिप ऑफ फिंगर डालते हैं और हमें टेस्ट करते हैं कि वाटर हमारा सफिशिएंटली गर्म है कि नहीं। अगर गर्म होता है तब हम उसको नहाने में इस्तेमाल करते हैं या अपने पर्सनल डोमेस्टिक यूज में करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, या तीसरा एग्जाम्पल इसका हैबिचुएशन का होता है कि आपको पहले अगर आधा घंटा पढ़ाया आपने कोई चीज, तो आप बोर होने लगे या आपको नींद आने लगी, क्योंकि आपकी पढ़ने की तो आदत है नहीं। फिर आपने किसी तरह थोड़ा सा मन लगाया, अब 1 घंटा पढ़ा, फिर आपने 1.5 घंटा पढ़ा। धीरे धीरे आपने क्या करा? इंटरेस्ट डेवलप किया, अपने ब्रेन, अपनी जो फिजियोलॉजी थी उसको पॉजिटिव मोड में लाए, उसमें इंटरेस्ट लाए और ने हैबिट डाली कि नहीं अब हम तो 2 घंटे रोज पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ? आपने कैरेक्टर एक्वायर किया है, आपने कैरेक्टर लर्न किया है, एंड यू हैव बीन नाउ हैबिचुएटेड टू स्टडी 2 आवर्स डेली। इसको हम बोलते हैं हैबिचुएशन। अब दूसरी लर्निंग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव, एज द नेम इज सजेस्टिंग, द 2 kinds of the impulses will be joined together। 2 तरीके की जो स्टिमुलाई हैं, एक
बात बच्चों और इसमें ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं पर कि जो बिहेवियर है दैट इज द साइन ऑफ लिविंग। जो जिंदा है उसी में बिहेवियर है। डेड एनिमल्स में या नॉन लिविंग बिहेवियर तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना एक्शन होगा ना रिएक्शन होगा। तो ये जो बिहेवियर है द साइन ऑफ द इंटेलिजेंशिया एंड द साइन ऑफ द लिविंगनेस। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने शायद यूजी के बच्चों ने पार्ट 2 में भी पढ़ा होगा कि पेवलोव का कंडीशनड रिफ्लेक्स। पेवलोव वेरी इमिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट इथोलॉजिस्ट और उन्होंने इस पे वर्क किया था और उन्होंने एक एसोसिएटिव लर्निंग का निकाला, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। और उन्होंने एक डॉग को सलाइवा जहाँ पे उनका डॉग का जो ये होता है जॉ जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है उतना एरिया उन्होंने कट कर दिया। ये डायग्राम देखिए इसमें बना हुआ है। उन्होंने उसको कट और उसके नीचे एक बाउल लगा दिया और उसको क्लैंप कर दिया। डॉग को जो था वो एक उससे बांध दिया ताकि वो भाग ना पाए और उसका जो जॉ का एरिया था उसको डायसेक्ट कर दिया ताकि सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हो उसको वो मेजर कर सके। और नीचे देखिए एक बाउल लगा दिया। ये पेवलोव ने करा था। इसको पेवलोव का कंडीशनड रिफ्लेक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन में। और इसमें इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक डॉग के सामने मीट लाए। एक पहले तो 24 आवर्स का ये स्टार्व डॉग था, उसको 24 घंटे भूखा रखा गया और भूखा रखने के बाद उसको उससे बांध दिया गया डोरी से ताकि वो भाग ना सके। और उसके सामने फिर 24 घंटे के बाद उसके सामने का पीस लाया गया। तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या सिचुएशन हुई होगी। नेचुरली भाग सकता नहीं था वो और मीट उसको दिख रहा था तो क्या होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा ना। जैसे बच्चों को देख के अच्छी अच्छी चीजें पिज्जा बर्गर चाउमीन और चाट देख के मुंह में पानी आता है। तो इस डॉग को भी भूखा था 24 घंटे, तो इसने जैसे ही मीट का पीस देखा इसके सलाइवा सिक्रीट होने लगा और मेवा मेजर कर लिया। उसके बाद वो रेगुलर इंटरवल से जब जब मीट उसके सामने आते थे तो सिक्रीशन होने लगता था। ये तो बात हो गई कि उन्होंने एक स्टिमुलाई दी फूड की और सलाइवा सिक्रीशन होने लगा। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि बजर बजाया और बजर बजाते थे और फिर मीट लाते थे। फिर बजर बजाया फिर मीट लाए। तो अब डॉग को क्या मालूम चला कि भैया अब बजर बज गया है, घंटी बज गई है, अब हमको मीट मिलेगा। तो उसकी ये हैबिट पड़ गई, पहले बजर के था। फिर जब उसको मालूम चला कि नहीं बजर बजता है घंटी बजती है तब मीट आता है, तो उसकी ऐसी हैबिट पड़ गई। तीसरी बार उन्होंने क्या करा पेवलोव ने कि बजर तो बजाया लेकिन मीट नहीं दिया। लेकिन बस से उसके दिमाग में क्या आया, उसको तो प्री ऑक्यूपाइड था, उसको तो मालूम था कि अब घंटी बजी है तो हमको मीट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। लेकिन उसको चूंकि उम्मीद थी तो उसके सलाइवा सिक्रीशन होने लगा। क्योंकि बजर बजने का मतलब तो बजर जो मीट था बेटा वो स्टिमुलाई हो गई जिसने सलाइवा सिक्रीशन किया, उसका बिहेवियर चेंज किया। बजर क्या हुआ, एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई बाद अगर हम स्टिमुलाई देंगे तभी सलाइवा सिक्रीशन होगा। और उस बीच में क्या हुआ, जब आपने स्टिमुलाई को हटा लिया मीट को और सिर्फ कंडीशन दी बजर की तो भी सलाइवा सिक्रीशन हुआ। तो इस बीच में आपने क्या देखा कि प्राइमरी स्टिमुलस, सेकेंडरी स्टिमुलस, कंडीशन रिफ्लेक्स और अनकंडीशन दो तरीके के रिफ्लेक्सेस आ गए, एक बजर के साथ और मीट के साथ। तो बजर बजने के साथ और मीट देने के बाद इन दोनों का जब कंबाइंड एक्शन हुआ तो इसको क्या बोला हमने, एसोसिएटिव लर्निंग टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है बेटा। और तीसरी है ट्रायल एंड एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनिमल हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कभी भी वो बिना ट्रायल एंड एरर के कुछ भी नहीं सीखता है। ये क्योंकि इनबॉर्न कैरेक्टर नहीं है बेटा, ये इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है। इसमें तो सीखना ही पड़ेगा, ये लर्निंग बिहेवियर है। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्वायर करना पड़ेगा। आपको बताएं जो आपके विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर ए के वर्मा जी, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने पहली ही मीटिंग हमको गूगल मीट करना सिखाया, उन्होंने स्क्रीन शेयर करना सिखाया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में हमको यूज कर सिखाया। वी वर जीरो इन ऑनलाइन टीचिंग। और आज आपके सामने जो भी कर रहे हैं वो सीखा हम लोगों ने। ट्रायल एंड एरर, गलती करना और उसके बाद सीखना, ये हम लोगों का एक बहुत पॉजिटिव मोड होता है बिहेवियर का। इसके बाद देखिए लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होती है, छुपी हुई।
हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक हिडन लर्निंग कैपेसिटी होती है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, फैमिली कंडीशंस और हैबिटेट या टेरिटरी, जिसमें वो अपनी जो इसकी हिडन कैपेबिलिटी है वो शो नहीं कर पाता है। बट व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स, वो उस हिडन टैलेंट को आगे लाता है। और इनसाइट लर्निंग, दिस इज द, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हमने बताया छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं, हम सेंस कर लेते हैं। जैसे अगर हमने पढ़ाई करी और तो हम सेंस कर लेंगे फेल हो जाएंगे, आया नहीं है, क्योंकि हमारा बिहेवियर ऐसा था, हमारे जो एफर्ट्स थे अपने वो जीरो थे। तो हमको ये कहीं ना कहीं नॉलेज हो गई, नाउ आई एम गोइंग टू फेल एंड इफ आई हैव गिवन अवर 10, हमने बहुत अच्छा लेबर किया है तो हम श्योर है कि नहीं हमारे 80% आएंगे, तो क्या 60%, that is insight learning. And there is a very little difference between the latent learning and insight. Now the play. There is a difference between the play and game. Game क्या होता है? कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, किसने चीटिंग कर ली, किसने उससे पूछ लिया, ये सब चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब गेम होते हैं। इसमें फन नहीं होता है। इसमें तो एनर्जी आप जरूर अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, बट आपका इन्वॉल्वमेंट हार जीत में लग जाता है, वो हार जीत में लग जाता है। उसको हम लोग फन के लिए नहीं यूज करते हैं। तो एक अगर आप देखिए तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिविटी में भी जाती है। यही सोचता है ना हर आदमी जो भी खेलता है गेम, वो यही सोचता है कि मैं फर्स्ट आऊं, सेकंड आऊं या मैं ही जीतूं। एंड द प्ले इज द पायस रोल। एक बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा, जैसे आप लोगों ने होगा जब बंदर पेड़ पे उछलते हैं एक डाली से दूसरी डाली, दैट इज प्ले। उनके पास कोई भी टारगेट नहीं होता है कि कौन ऊंची डाली पे जा रहा है, कौन नहीं, सब अपने में मस्त रहते हैं सब। तो प्ले इज अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द लर्निंग। अगर हम प्ले करें, अगर हम हर चीज को खेलें, अगर हम हर चीज को सहज तरीके से लें, अगर हम हर को समझने की शक्ति करते हैं। द प्रोटोजोन्स वेरी प्रिमिटिव, पॉलीफेरेंस रिदमिक है, इतना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जितने भी एनिमल्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, जो अपने रोल को पूरा करने के साथ साथ एक नेगेटिविटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल अंडर द प्ले। ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच होती है बिहेवियर इकोलॉजी में। इम्प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग। ये इम्प्रिंटिंग जैसा कि आप नाम से दिख रहे हैं, प्रिंटिंग माने छापा। जैसे मकान बनता है ना तो एक नक्शा बना लिया जाता है, इम्प्रिंटिंग उसको बोलते हैं बेटा। तो इम्प्रिंटिंग इज अ छापा। अब ये इम्प्रिंटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है फीलियल इम्प्रिंटिंग और दूसरी होती है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फीलियल इम्प्रिंटिंग से तो आप दिमाग में पहली बात ये लगा लीजिए कि हमारे दिमाग में कोई छापा पड़ने जा रहा है, कोई हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। आप लोगों ने पहले एक पिक्चर पता नहीं सुनी है, आप लोगों के जमाने में वो पिक्चर बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। हम लोगों के जमाने में एक पिक्चर थी मेरा नाम जोकर। उसमें राज कपूर जो था वो बच्चा बना था, स्टूडेंट बना था, और सिम्मी ग्रेवाल हीरोइन थी, वो उनकी टीचर थी। फीलियल इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि बच्चा अभी अच्छा और बुरा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता और उसके सामने कोई एक ढांचा बन जाता है, एक इमेज बन जाती है कि बस यही सबसे अच्छा है, और वो इतना ज्यादा इन्फैचुएट हो जाता है उस चीज से कि उसको लगता है यही मेरा अल्टीमेट एंड है, यही मेरा गोल है। उसके फीलियर माने बचपने में, जैसे बचपने में अगर आपको कोई हीरो अच्छा लगने लगे, बचपने में अगर आपको कोई खाने की चीज अच्छी लगने लगे, या बचपने में आपको कोई रूप अच्छा लगने लगे, तो वो जो छापा बनता है वो फीलियल और दैट इज इमैच्योर। वो इमैच्योर इम्प्रिंटिंग है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। ये आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। इम्प्रिंटिंग, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग इज द सेंसिटिव पीरियड। ये सेंसिटिव पीरियड अब क्या है? जब इन डेवलप हो रहा होता है बच्चे का या किसी एनिमल का फ्रॉम निम्फ या फ्रॉम यंग टू द एडल्ट,
एक स्टेज हर एनिमल में आती है जब उसके दिमाग में कोई ये इम्प्रिंट बनता है। फीलियल इम्प्रिंट जिस समय बनता है ना, वो पीरियड सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। आपको बात समझ में आई? सेंसिटिव पीरियड क्या है? सेंसिटिव पीरियड इज दैट टाइम पीरियड यंग्स जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और उस समय उनके दिमाग पर ये छापा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता है, वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगता है, वो देखता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तब ये इम्प्रिंटिंग कन्वर्ट हो जाती है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग में। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये गलत है और ये सही है। तो सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग 18 साल की उम्र के बाद होती है और वो मैच्योर्ड इम्प्रिंटिंग होती है, वो मैच्योर्ड डिसीजंस होते हैं और उसको हम सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। सो फीलियल इम्प्रिंटिंग इज मूविंग टूवर्ड्स द सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग थ्रू द ब्रिज ऑफ सेंसिटिव पीरियड। ये होती है दो तरीके की लर्निंग और इम्प्रिंटिंग, जिसका हिंदी फॉर्म होता है छापा बनना दिमाग में। ये हर एनिमल में बनता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये मान लीजिए कोई एक डक है और डक ठीक है, जब अपनी को बढ़ गई है और डक हट जाए सामने से और उसके सामने अगर आप कार्डबोर्ड रखते हैं ना और उसको रोज दिखाएं, तो वो डकलिंग कार्डबोर्ड को ही अपना पेरेंट मानने लगेगा, क्योंकि उसका सेंसिटिव पीरियड है, उसकी सीरियल इम्प्रिंटिंग का समय है। उसको लगेगा जो रोज मुझे दिख रहा है यही मेरा पेरेंट है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा, भाई उसको खाना पीना कोई दे दे, लेकिन अगर उसके सामने रोज वही कार्डबोर्ड बॉक्स लाके हम रखते हैं तो उसको लगेगा यही मेरे पेरेंट है और उसी को फॉलो करने लगेगा। जब वो मैच्योर होगा, जब वो देखेगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, और लोगों के जो बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स हैं वो डक हैं, एडल्ट हैं, तो ये तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये मेरा पेरेंट नहीं हो सकता। तो वो सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग हो गई, तो कन्वर्ट हो गई ना। सेंसिटिव पीरियड में कुछ और इम्प्रिंट बना और एडल्ट पीरियड में उसमें कुछ और इम्प्रिंट बन गया, तो दैट इज द सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। और ये सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग किस चीज को डैमेज किया? फॉलोइंग रिस्पॉन्स। एक होता है फॉलोइंग रिस्पॉन्स। फॉलोइंग रिस्पॉन्स जो होता है, ये फॉल्स इंप्रेशन बन जाता है डकलिंग पे कि कार्डबोर्ड का बॉक्स जो है वो मेरा पेरेंट है और इसको हम फॉलो करते रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही ये सेंसिटिव पीरियड फॉलोइंग रिस्पॉन्स को क्रॉस करके सेक्सुअल स्टेज पे आता है, तब वो इंटरप्रेट कर लेता है कि नो, दिस वाज माय mistake, this was my misinterpretation, this was my premature judgment, ये मेरा पहले जजमेंट था, फिर समझ नहीं पाया था और ये मेरे पेरेंट नहीं हो सकते। तो इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, फॉलोइंग रिस्पॉन्स एंड सेक्सुअल इम्प्रिंट। तो ये देखिए बच्चों का रिकवरी है, प्ले है, जो हमने आपको बताया, इनसाइड लर्निंग है। ये देखिए इम्प्रिंटिंग में मैंने आपको दिखाया है फॉलोइंग रिस्पॉन्स। एक डकलिंग है जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसी को अपना पेरेंट मान लेता है। और ये देखिए सेंसिटिव पीरियड होता है, इसके बाद इसमें ये इसको अपना गार्डियन मान लेता है। इसके बाद ये सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग आ जाती है, जिसमें वो इंटरप्रेट कर लेता है नो, दिस वाज माय फॉल्स इंप्रेशन और ये गलत था। इसके बाद हमने आपको बताया था फीलियल इम्प्रिंटिंग, ये बच्चों में या एडोलेसेंट एज में होती है, जो कि यंग में पाई जाती है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। इस तरीके से जब लर्निंग हम डेवलप करते हैं तो ये इवोल्यूशन हुआ है, जैसे हमने आपको बताया प्रोटोजोआ में भी है, पोरिफेरा में भी है, हेलमिन्थ में है, एनालिड्स में है। धीरे धीरे ये डेवलप करती चली गई और एडल्ट तक आते आते या मैमल्स तक आते आते ये अपने हाईएस्ट फॉर्म में आ जाती है और इसके साथ हम एनिमल बिहेवियर को टॉप कैटेगरी में रख देते हैं। इसके बाद आप देखिए, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसके हमने आपको कई नाम बताए थे, इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर। दीज ऑल फॉल इनटू द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में क्या होता है, लो ग्रेड ऑफ एनिमल, जैसे हमने बताया ना प्रोटोजोआ में भी होगा, फिर बर्थ होगा ये, और ये नर्वस सिस्टम से क्योंकि डायरेक्टली गवर्न्ड है, इससे बर्थ होता है। इसके बाद ये ऐसा रेडीमेड टूल जो पैदा होते ही एनिमल को एक औजार दे दिया जाता है कि भैया तुमको हमने ये औजार दे दिया है,
और इसके साथ अब तुम सरवाइव कर सकते हो। जब तक तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, जब तक तुम सेक्सुअली मैच्योर होगे, जब तक तुम नए टेरिटरी में आओगे, तब तक तुमको हमने एक ऐसा हथियार दे दिया है कि अब तुम अपने आप को बचा सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स टूल टू द एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए पैदा होते ही इसको एक टूल माने औजार दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके के जो एक्टिविटीज होती हैं, ये बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइफ हिस्ट्री में ये फ्रॉम वन रेस टू द अनदर रेस चलता रहता है। इसके बाद ये स्टीरियोटाइप होता है और ये एनिमल्स में धीरे धीरे करके डेवलप करता है और बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर होता है। ये इतना पिक्यूलियर होता है कि इसका एक एग्जाम्पल आपको हम दें, क्योंकि ये सिंस बर्थ है। इसमें एक एग्जाम्पल है, देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है। ये हेरिंग गर्ल्स हैं, जैसे आप लोग गर्ल्स जानते हैं ना, जैसे बतख होती हैं, उसी की वैरायटी है। तो ये एक हेड है हेरिंग गर्ल का, सर है खाली, सफेद इसका कलर होता है। इसमें तो कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं डक्स नॉर्मली व्हाइट कलर की होती है। तो इसका जो हेड है बेटा वो व्हाइट है और इसकी जो बीक है ना, ये फ्लैटेंड होती है। तो जो इसकी बीक है वो येलो कलर की है और इसमें नीचे एक पैच होता है। जो दो बीक होती है ना, अपर बीक है लोअर बीक, तो जो लोअर बीक होती है उसमें पैच होता है रेड कलर का। ठीक है, अब एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि एक ऐसी डक है जिसका हेड व्हाइट है, बीक येलो है और नीचे वाले बीक में, लोअर बीक में एक पैच है, वो किस कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट ये बात होनी चाहिए कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं या जितनी भी ये डक्स हैं, हेरिंग गर्ल्स हैं, ये सब ईगल्स हैं, ये सब अपने बच्चों को सेमी डाइजेस्टेड फूड देती हैं। खाना लेकर आती हैं और थोड़ा थोड़ा सा खा के सेमी डाइजेस्ट रेजिरेटेड फूड कहलाता है। इस फूड को ये अपने बच्चों के मुंह में या चोंच में डाल देती हैं। तो ऑलरेडी सेमी डाइजेस्टेड होता है, तो वो उसको आधा चुप रहता है, आधा बच्चे अपने आप डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। ठीक है, कि उन्होंने सेमी डाइजेस्टेड फूड अपने बच्चों के चोंच में रखते हैं और बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चे सब, कोई भी डक आके अगर उनके चोंच में खाना डाल दे तो वो नहीं खाते हैं। उन्होंने क्या सीखा है, उनके दिमाग में क्या फीड है कि ऐसा पेरेंट या उनकी जो मदर है या फादर है ऐसा होना चाहिए जिसकी हेड सफेद हो और उसकी बीक पीली हो और नीचे की बीक में येलो पैच हो। उसने पैदा होते ही ऐसे पेरेंट्स को देखा है। अगर उसमें आप चेंज कर देंगे ना, या कलर कर दीजिए, हेड को ब्राउन कर दीजिए या ग्रे कर दीजिए, या आप उसकी बीक कलर को व्हाइट कर दीजिए या पैच के कलर को चेंज कर दीजिए, तो जो उनकी पैकिंग रेट होती है ना, पैकिंग रेट मतलब खाना खाने की जो क्षमता होती है वो धीरे 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 कम हो जाती है। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हेड कलर सेम होना चाहिए, हेड की शेप सेम होनी चाहिए, बीक या जो पैलेट है वो सेम होना चाहिए और लोअर मैंडिबल का जो पैच है वो सेम है। अगर यही कंडीशंस उनके ऑफस्प्रिंग्स को मिलती हैं और यही कंडीशन वाले पेरेंट्स जो हैं वो उनको खाना देते हैं अपने बच्चों को, तो वो बहुत अच्छे से ले लेती हैं और पैकिंग रेट उनका बहुत अच्छा रहता है। बट इफ वी आर गोइंग टू चेंज द कंडीशंस in any four of them, the pecking rate will be reduced। और इस पूरे प्रक्रिया को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इंजीनियर का, इसको आप लोग शॉर्ट नोट में भी आएगा, पूछ लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। एक ऐसा मैकेनिज्म जो बच्चे ने पैदा होते ही देख लिया है। इसी को हमने बताया आपको, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सिंस बर्थ। उसने सिंस बर्थ ये देख लिया है, उसके जीन्स में आ गया है कि हमको इसी पैच के अगर पेरेंट खाना देंगे तो हम अच्छे से खाएंगे, नहीं तो वो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और पैकिंग रेट कम हो जाता है। तो IRM इज रिलेटेड विद द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसको हम IRM इस पे पूछते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें पूछते हैं, शॉर्ट नोट आता है FAP। FAP माने होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न माने क्या होता है? यही इसका है कि ये ग्रे लैग गूज है, एक ये भी वैरायटी है बर्ड की, ग्रे लैग गूज। ये क्या करती है, इसमें जब एग लेइंग करती है तो पहले तो ये अपना नेस्ट बना लेती है, गड्ढा ऐसा बना लेती है और उसमें छोटे छोटे
पत्तियों से और पंखुड़ों से और ड्राई लीव से ढक देती है। तो एग लेइंग तो ये इस गड्ढे के बाहर करती है और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी एग्स होते हैं ना उनको अपनी चोंच से धीरे धीरे लाकर उस गड्ढे में रख देती ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अब जब वो एग लेइंग हो जाती है उसके बाद वो ये नहीं देख पाती है कि जो वो रोलिंग कर रही है वो एग की कर रही है कि वो किसी स्टोन पीस की कर रही है। एग लेइंग के बाद अगर वो एग हटा दिए जाए तो वो पहचान नहीं पाती है अपने एग को, क्योंकि उसके दिमाग में एक एक्शन पैटर्न फिक्स्ड हो गया है। तो किसी जो भी चीज है उसको रोल करके उसमें लाना। इवन दैट मदर इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन एग्स, और वो स्टोन पीसेस को भी उसी पैटर्न पे रोल कर करके अपने जो उसने डिच बनाया है, जो उसने स्पेस बनाया है उसमें ले आती है। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये भी इन्वायरमेंटल इसमें आते हैं लेकिन ये सिर्फ बर्थ ही होता है। इसके बाद ये जो फिक्स्ड एक्शन है कुछ मॉडिफिएबल एक्शंस भी होते हैं, जैसे नेस्ट बिल्डिंग है, सिंगिंग है, कॉलिंग बिहेवियर है। ये सब क्या है, मॉडिफिएबल है कि हर बर्ड की जो पिच होती है गाना गाने की वो अलग अलग होती है। नेस्ट बिल्डिंग होती है, जो चिड़िया घोंसला तो सब बनाती हैं लेकिन वो मॉडिफिएबल मतलब उनका अलग अलग, कोई घेर से बना लेती हैं, कोई फोलिएज से बनाती हैं, कोई ग्रास से बनाती हैं। तो नेस्ट बिल्डिंग में फर्क होगी। नेस्ट बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड बट मॉडिफिएबल है। सिंगिंग पैटर्न मॉडिफिएबल है। कॉलिंग ऑफ को दुश्मन देख लिया तो किस तरीके से बोलना है, फर्क है। तो ये मॉडिफिएबल एक्शंस होते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्स आपको हमने बताया, जैसे बेबी पैदा होता है या आपको रिफ्लेक्स आज पढ़ा होगा किस तरीके से मोटर और डायरेक्शन नर्व, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे एक्शन को मोटर नर्व हमारी इंपल्स भेजती है, तुरंत एक्शन होता है। जैसे पिन लगाते हैं अपना हाथ आगे पीछे देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन भी दो तरीके के होते हैं बेटा, इंस्टिंक्टिव में बेसिक और एक होता है टोन। बेसिक रिफ्लेक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जिनका समय अंतराल ज्यादा होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। जैसे आपने अगर अच्छे से और डिनर आपने 6 घंटे 8 घंटे बाद किया तो वो हुआ फेज। या आप जैसे 6 घंटे सोए और 12 घंटे 18 घंटे आपने और बात कर रहे 24 घंटे की साइकिल में, तो ये फेजेस हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस। और टोनिक क्या होते हैं, टोनिक मतलब शॉर्ट चेंजेस। शॉर्ट रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे बच्चा है छोटा, वो 2 जग जाता, थोड़ा सा कुछ उसने मिल्क लिया फिर उठ गया, थोड़ी देर टॉयलेट आ गई, सब क्या है, टोनिक रिफ्लेक्सेस। स्मॉल जैसे एजेड लोगों को क्या होता है, थोड़ा खाते हैं थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाते हैं, बार बार यूरिनेशन होना, ये सब क्या है, टोनिक रिफ्लेक्सेस। दे ऑल कम इनटू द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। और ये बेसिक माने जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होंगे और टोनिक माने क्या होंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे। इसी के बाद आता है टैक्सिस। टैक्सिस इज बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो किसी स्टिमुलाई से गवर्न है। स्टिमुलाई क्या होती है, स्टिमुलाई जो किसी एनिमल के बिहेवियर को चेंज कर दे, दोनों एक दूसरे से पूरक हो गए ना। स्टिमुलाई के बिना बिहेवियर चेंज होगा और बिहेवियर कब चेंज होगा, स्टिमुलाई के एक्शन से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज द सोर्स which tends to change the behavior of individual। ठीक है, जैसे पिन लगाई हमने तो पिन क्या है, स्टिमुलाई है, हाथ को खींच लिया, बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये स्टिमुलाई जो है वो किसी भी एनिमल के बिहेवियर को चेंज कर रही है। अब ये स्टिमुलाई जो बिहेवियर को चेंज कर रही है, इट इज नोन एज टैक्सिस। द चेंज इन द बिहेवियर इज नोन एज द टैक्सिस। ये स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इफ द स्टिमुलाई इज इंटरनल, जैसे हंगर, भूख लगना, आप खाना खाने गए तो ये इंटरनल है। थर्स्ट, पानी पीना, ये इंटरनल है। सेक्सुअल ड्राइव इंटरनल है। ये सारी जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होना, ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ गया,
पानी बरस गया, तूफान आ गया, आपको चोट लग गई, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो टैक्सेस is a very important part of the instinctive behavior or innate behavior, and it is governed or it is regulated by the stimuli which are of two categories, external stimuli and internal stimuli. अब ये टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं? तीनों टैक्सेस। तीनों टैक्सेस क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो मान लीजिए एक एनिमल है, उसको एक तरफ आपको तरफ चाउमीन रखा है और तरफ पिज्जा रखा है, तो आप क्या करेंगे? चाउमीन की तरफ जाएंगे, पिज्जा की तरफ जाएंगे, बहुत हो जाएगी ना। तो एक ना एक को तो आपको सरेंडर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जिस तरफ आपने बिहेवियर किया, आपके जो पिज्जा की तरफ गए या चाइनीज खाने की तरफ गए, तो यू हैव टू चूज वन ऑफ दिस स्टिमुलाई। इसको हम बोलते हैं तीनों, ठीक है। जैसे कि सन साइड में है या प्रेडेशन है, दो एनिमल्स खाने को मिल रहा है किसी एनिमल को, तो वो ये खाए कि वो खाए, तो जिस मूव डायरेक्शन करेगा इट इन्वॉल्व द इनहिबिशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑफ द किसी एक स्टिमुलाई के को इनहिबिट करना ही पड़ेगा, और तब वो जब मूव करेगा तो फॉर्म होते हैं टीलोटैक्सिस। दूसरा है नीमोटैक्सिस। इसमें भी क्या होता है? ये कॉन्फिगरेशन स्टिमुलाई होता है। धीरे धीरे जहाँ स्टिमुलाई मूव करती है, वैसे वैसे एनिमल जो होता है वो लैंडमार्क के साथ मूव करता चला जाता है। जैसे लैंडबर्ड्स हैं, वो झुंड बनाते हैं तो लैंडमार्क्स बना लेते हैं, इसको नीमोटैक्सिस बोलते हैं। नीमोटैक्सिस इसमें क्या होता है? सन कंपास एंगल बन जाता है। सूरज की किरणें आती हैं और धरती पर पड़ती हैं, तो जैसे जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं वो इंडिविजुअल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स, और उसी एंगल के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ उनका 45 डिग्री का एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो मूव करने लगते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीनोटैक्सिस। क्लाइनोटैक्सिस इसमें क्या होता है? जैसे कि आपने पहला वाला देखा था, पहला वाला कौन सा? टीलोटैक्सिस, उसमें एक को इनहिबिट करना पड़ता है। क्लाइनोटैक्सिस में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास एक रिसेप्टर है, तो इनको देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि विच दोनों साइड रिसेप्टर, दोनों को इन्फ्लुएंस बना सकता है। दे हैव टू मेक डिफरेंस कि विच इज बेटर टू मूव। तो इसको बोलते हैं क्लाइड। जैसे मैग्नेट्स हैं क्लाइड, ये लाइट्स में जब मूव करते हैं। ट्रोपोटैक्सिस क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ स्टिमुलाई होता है, दो स्टिमुलाई हैं, दोनों के बीच में वो कंपेयर करते हैं और फिर इसके बाद वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं कि किस इंटेंसिटी की लाइट पर वो मूव करें। थिग्मो माने होता है टच। टच माने जैसे कि अब क्या होता है, जो भी टैक्सिस बिहेवियर होता है बेटा, इसमें दो कैटेगरी, जो भी स्टिमुलाई दी गई है, या तो एनिमल उस स्टिमुलाई की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप भूखे हैं, आप यू आर फीलिंग हंग्री या यू आर फीलिंग थर्स्टी, पानी पीना है, प्यास लगी और आपके पास अगर पानी रख दिया जाए तो पानी क्या है? स्टिमुलाई है, और क्या है? इंटरनल स्टिमुलाई है। तो आप पानी की तरफ जाएंगे ना, तो अगर आप स्टिमुलाई की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब आप पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। और वहीं अगर आपको भूख लगी और आपके सामने कुछ ऐसी चीज रख दिया है जो आप नहीं खाते हैं, तो आप उस स्टिमुलाई के पास नहीं जाएंगे, यू विल मूव अवे स्टिमुलाई, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव बिहेवियर। समझ में आ रहा है? तो जो भी बिहेवियर है, जो भी स्टिमुलाई दी जा रही है, या तो एनिमल उस स्टिमुलाई के पास जाएगा, प्लस इट इज गोइंग टू बिहेवियर, और या फिर वो स्टिमुलाई से दूर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव बिहेवियर। तो ये तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, क्योंकि सिर्फ बस उसमें ये अकल आ जाती है मन में कि किसके पास जाएं और किस स्टिमुलाई के दूर जाएं। जैसे थिग्मोटैक्सिस है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, टच है। अब टच में देखिए पैरामीशियम का हमने आपको एग्जांपल दिया था, वेरी स्मॉल एनिमल, उस सामने बड़ा सा सॉलिड पीस आ जाए रॉक का या स्टोन का, तो वो टच से समझ जाता है कि मैं तो प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एनिमल हूं, उससे लड़ नहीं सकता हूं, तो वो टच देख के ही अपना रास्ता 5 बजे से तो उसको कौन सी मिली? एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिली, उसने इंटरप्रिटेशन करा और उसने अपना प्लेटफॉर्म पर बदल दिया, बदल के वो फिर दाएं बाएं होके ऑब्स्टिकल को दूर करके सक्सेसफुली निकल।
यही है जैसे ना कि अगर आपको कोई गाल या पीठ पे धीरे से हाथ रखे तो इसका मतलब आपको पॉजिटिवली आपको वो रिस्पॉन्स कर रहा है, थपथपी दे रहा है, शाबाशी दे रहा है। और यही कस के गाल में मार दे तो क्या होगा, आपको लगेगा मैंने मार दिया। तो जो प्यार से आपसे बात करेगा आप उसे स्टिमुलाई की तरफ मूव करोगे, सॉफ्ट टच था, और आपने मार दिया है तो आप नेगेटिवली मूव करोगे, उसके दूर चले जाओ। तो ये होता है टच बिहेवियर। रियोटेक्सिस माने वाटर करंट। रियो माने होता है पानी। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं या तो वो पानी के साथ साथ चले जाते हैं, पानी के साथ, तो वो रियोटेक्सिस। या बड़ा एनिमल है तो भले ही पानी दाएं बाएं जा रहा हो, अपनी तरफ अपनी ताकत से चले तो वो निगेटिव रियोटेक्सिस हो जाता है। फोटोटेक्सिस, लाइट, आपको मालूम है बहुत से प्लांट्स हैं जो लाइट की तरफ सनफ्लावर बढ़ता है तो वो पॉजिटिव हो गया, और लाइट से अनअफेक्टेड है, उन पे नहीं पड़ रहा है। या जो आपको मालूम है छुई मुई टाइप के होते हैं जिनको टच करो तो हो जाते हैं, या जो शेडी प्लांट लाइट पड़ती है तो वो मुरझा जाते हैं, तो वो नेगेटिव फोटोटेक्सिस होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलाई। थर्मोटेक्सिस, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आप उस एरिया से धूप से निकल के आप शेड में आ जाएंगे, तो टेम्परेचर इज द स्टिमुलाई, you are moving from the temperature, you are showing the negative thermotaxis. If you are moving towards the temperature, it is positive thermotaxis. Geotaxis क्या होती है? ग्रेविटी होती है। जैसे हम कोई चीज अगर छोड़ दे तो नीचे गिर जाती है ना, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इसको अपने आप को नीचे घसीटना। जैसे हम लोग अगर खड़े हो गए हम लोग कौन सा शो करते हैं? We are standing against the gravity. हमारा पैर नीचे और सर ऊपर है, अगर हम नीचे पैर ऊपर कर ले तो हम पॉजिटिव जियोटैक्सिस शो करेंगे, लेकिन हम स्टैंडिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमको जो ग्रेविटी है नीचे ले जा रही है लेकिन हमको इधर से खड़े हैं तो हम निगेटिव जियोटैक्सिस शो कर रहे हैं। गैल्वेनोटैक्सिस क्या होती है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं। तो ये भी एनिमल्स की होती है, वो करंट पे होती है। अगर मान लीजिए पैरामीशियम पानी पे रह रहा है और उसमें हमने थोड़ा सा करंट डाल दिया पानी में, तो ये सब कैथोड की तरफ, कैथोड माने पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस बोलेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड्स निगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस होती है। और अगर हम ज्यादा तेज इसमें करंट डाल दें तो ये सारे जो होते हैं वो एनोड होते हैं, उसको हम निगेटिव गैल्वेनोटैक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से कीमोटैक्सिस, केमिकल्स का भी बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा पानी फ्रेश वाटर का एनिमल है उसको मरीन में डाल दोगे तो क्या होगा भाई, वो तो समुद्र में रह नहीं पाएगा क्योंकि वहां तो पानी खारा होता है, वो भागेगा वहां से। तो जो केमिकल्स हैं वो भी बहुत इफेक्ट डालते हैं एनिमल के बिहेवियर, तो इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस, केमिकल्स का। काइनेसिस क्या होती है? काइनेसिस जो होती है वो अलाइनमेंट है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपने कोई स्टिमुलाई दी है तो वो अपने आप को ओरिएंट करती है टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई, ओरिएंट करती है, मतलब अपनी एक पोस्चर बनाएगी कि किस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप को उस स्टिमुलाई सोर्स की तरफ ओरिएंट कर ले। जैसे कि यूग्लिना है, अगर उसको आप लाइट सोर्स डालोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को अपने स्टिग्मा को, जहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, वो धीरे धीरे उस लाइट सोर्स की तरफ, स्टिमुलाई की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेती है, मतलब अपना डायरेक्शन। जैसे माने धूप आ रही है, ठीक है, और हमने एक एरिया में आधे घंटे धूप ले ली, उसके बाद धूप चली गई, फिर हम धूप की तरफ चले गए, फिर और धूप आगे बढ़ी। सर्दियों में या गर्मियों में हम अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं स्टिमुल तरफ। इस तरीके से एनिमल्स भी अपने आप को ओरिएंट करते हैं ना। जैसे कि सुबह सूरज उगा तो चिड़ियों का झुंड निकला, अस्त होने के समय वो वापस चले गए, तो मतलब दे आर ओरिएंटिंग अकॉर्डिंग टू द सनराइज और टुवर्ड द सनराइज। इसको काइनेसिस बोलते हैं, किसी स्टिमुलाई के साथ साथ मूव होना। अब अगर दो स्टिमुलाई जुड़ जाएंगी तो वो ऑर्थोकाइनेसिस हो जाएगा, और अगर सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे क्लाइनोकाइनेसिस। If the stimuli are jointed together, that is known as the orthokinesis, and if it is single, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइनोकाइनेसिस। तो in all nutshell, the behavior is broadly classified into two categories.
आपने देखा कि जो बिहेवियर है, बिल्कुल हम आपको की पॉइंट्स बस बता दें कि बिहेवियर जो है वो एक स्टडी है, इट इज अ interpretation, it is the potentiality of the nerve cells, it is the potentiality of the nervous system, and it is the capability of the interpretation, कैसे कोई animal या human being interpret कर रहा है, and it is not what is behavior but why it is behavior. This is the point कि हमको what पे नहीं ध्यान देना है, why पे ध्यान देना है। जैसे हमने आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे कि एक ही स्टेटमेंट को 4 इथोलॉजिस्ट ने 4 तरीके से एक्सप्लेन किया और तब एक इन्फरेंस, एक रिजल्ट निकला, बट ऑल द 4 पॉइंट्स वर नेसेसरी। किसी भी एक रिजल्ट को बताने के लिए जब हम किसी वाटर की टेस्टिंग करते हैं या हम कोई केमिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके जितने केमिकल्स हैं हम सब टेस्ट करते हैं, तब हम बताते हैं कि पानी में ये चीजें थी। उसी तरीके से बिहेवियर में भी हम सारे एस्पेक्ट्स की सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स की हो, चाहे वो एनवायरमेंट की हो, या फिर वो बिहेवियर की हो, या भी वो नर्वस सिस्टम की हो, या भी वो एंडोक्राइन की हो। इन सबके इंटरप्रिटेशंस के बाद जस्टिफिकेशन निकालते हैं कि वो क्यों इस हाइपोथेसिस को या क्यों वो इस रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं ये लाइफ के 2 स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारा फीलियल इम्प्रिंटिंग और दूसरा हमारा सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फीलियल इम्प्रिंटिंग में 2 चीजें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक है सेंसिटिव पीरियड और दूसरा है आपका फॉलोइंग रिस्पॉन्स और तीसरा है IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, जिसमें हमने आपको डक लिंक का बिल का एग्जांपल दिया है, वाइट हेड का, और तीसरा हमने आपको बताया था FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दोनों बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, they can be come in as a full question and they may be asked as a short answers. They are very important. तो ये जो behavior है, this is actually a particular stage of the development. ये behavior किसी न किसी particular stage of development में develop होता है and it is represented upon by its own repeated performances. और खुद ही बार बार उसका रिपीटेड परफॉर्मेंस करता है, पुराना एक्सपीरियंस अपना देखता है, इंटरप्रिटेशंस करता है, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं उनका एक कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसके बाद एक एंड पॉइंट आता है जिसमें हम ये बताते हैं कि एनिमल बिहेवियर इज सच अवॉइडेंस का है, कि ये थ्रेट का है, कि ये टेरिटोरियलिटी का बिहेवियर है, कि किस तरीके का ये बिहेवियर है। और इसी बिहेवियरल पैटर्न पे और बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कम्युनिकेशन है, एग्रेशन है, ये सारी चीजें होती हैं। परसेप्शन है कि हम किस तरह से अपनी किसी चीज को परसीव कर रहे हैं। अगर हर बच्चे को अगर हम डांट रहे हैं तो हमारी डांट वो परसीव किस तरीके से कर रहा है, क्या हम उसके अच्छे के लिए डांट रहे हैं कि हम उसको बुरे के लिए डांट रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंशन, दिस इज द परसिवरेंस। एक मैसेज हम दे रहे हैं और उसको 10 बच्चे 10 तरीके से परसीव कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एनिमल बिहेवियर। तो परसिवरेंस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी परसिवरेंस में आपने देखा होगा विजन देखना, ये भी पार्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर है। आपका विजन क्या है, आप विजन आप किस तरीके से देखना चाहते हैं चीज को, और ये विजन होता है दैट इज अ वेरी गुड पावर ऑफ द behaviorology and that is a very good power, having a very good power of the adaptness. क्योंकि विजन जो आप कहते हैं ना, जो आंखों से देखा वो सच है, तो विजन हमारे बिहेवियरल पैटर्न ज्यादा गवर्न करता है और विजन 1-to-1 होता है। और इसी के कंपैरिजन देखिए ऑडिशन, अगर आप देखिए कि ऑडियो, तो ऑडियो में क्या होता है कि ऑडियो में जो भी चीज आप है, अगर आप उसको बोल के, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है हमारे बगल वाले कमरे में भी कोई सुन रहा होगा, तो ऑडियो जो मैसेज देते हैं दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर वाइड टू अप्रोच, या एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा रहा है हमारा मैसेज। तो ऑडियो मैसेजेस जो होते हैं, जैसे चिल्लाना, तो ये ऑडियो मैसेजेस कैसे होते हैं, ये प्राइवेट नहीं, ऑडियो मैसेजेस आर नॉट प्राइवेट।
प्राइवेट से मेरा मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई एक ग्रुप है एनिमल्स का और उसने एक ग्रुप में किसी एक एनिमल, किसी दुश्मन को देख लिया और वो चिल्ला के अगर बता रहा है कि अरे दुश्मन आ रहे हैं, हमारे प्रेडेटर्स आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो एनिमल तो निगाह में आ जाता है ना। तो जो ऑडियो मैसेज होता है दैट इज नॉट प्राइवेट। और विजन क्या होता है, विजन इज प्राइवेट। वो कहावत है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो विजन इज अ प्राइवेट। अगर लेकिन विजन का दुर्भाग्य क्या है या विजन का निगेटिव पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट क्रॉस द ऑब्स्टिकल। आप इस कमरे से अगर विजन के थ्रू कुछ बताना चाह रहे हैं तो दूसरे कमरे वाला आदमी या एनिमल या कोई भी इंडिविजुअल उसको नहीं समझ पाएगा। तो विजन is on one side it is private but it cannot cross the obstacle, and audio can cross the obstacle but it is not private. तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर या एनिमल पे कि जिस कंडीशन में उसको कौन से सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करना है, विजन का करना है कि ऑडियो का। यही तो इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है दोनों करने पड़े, तो उस समय उसको जजमेंट लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे सेंसरी जजमेंट। कौन सा जजमेंट हम लें, कब हम ऑडियो मैसेज दें और कब हम विजुअल मैसेज दें। तो यही इंटरप्रिटेशन होता है बच्चों, जिससे हम एनिमल बिहेवियर को और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं और ज्यादा इसको समझा सकते हैं एनिमल बिहेवियर को। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। इस तरीके से जीन्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है एनिमल बिहेवियर पे। पूरी जीन्स की जो बिहेवियरल पैसेज है या पूरा उसका एक जेनेटिक जो मूवमेंट होता है, वो भी हमारी बिहेवियरल एंडोक्रोनोलॉजी और जेनेटिक्स के साथ उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द मैसेज। एक एनिमल से दूसरे एनिमल को हमने मैसेज दिया, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है ना। अगर हमें टच करके दिया तो ये नॉन वर्बल हो गए, बोल के दिया तो ये वर्बल मैसेज हो गया, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा होगा साउंड्स हैं और मैसेजेस भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक कीड़ा होता है जैसे बहुत है, तो उसको कोई छूता ही नहीं, तो वो भी जो है तरीके से अगर आप देखिए तो मैसेज है, वो भी एक निगेटिव टाइप का बिहेवियर है कि उसने अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि उसको कोई दुश्मन न पकड़ेगा, न उसके पास जाएगा, न उसको अटैक करेगा। तो वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी है। जैसे चिड़ियां हैं, वो अपने पंख एकदम फुला लेती हैं, तो वो एग्रेशन शो कर रही होती हैं। अब तो आप लोग देखते होंगे सब मोबाइल में, जैसे ये एम्बुलेंस इमोजीज आ जाते हैं ना, कितने तरीके के आते हैं, हंस रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं और थंब दिखा रहे हैं, सब क्या है, these all are the non-verbal communication। जितने भी एम्बुलेंस हम लोग यूज करते हैं they are the non-verbal communication and they are perceived जितने भी ग्रुप है उसमें सब में डाल दीजिए by the different animals, starting from the higher group of the vertebrates। ये vertebrates नहीं होते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, कोई करेक्शन हो गया पढ़िए एक बार। रेप्टाइल्स में जैसे अगर आप दाना डालिए तो कुछ दिनों के बाद फिशेज अडैप्ट हो जाती हैं और जैसे ही कोई जो उनको दाना रोज डालता है वो एक साथ क्लस्टर बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ, दिस इज द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन बिहेवियर जो कि एनिमल्स में डेवलप होते हैं। So I think the topics which were allotted to me was sufficiently I have explained, and if you people are interested to ask any question, you are free to ask. चिते किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई विद्यार्थी को, सीधी जवाब, फोटो खींच लो। किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन।
जल्दी जल्दी बोले तो मेरे को कम समझ में आया, तो मैंने सुना उसको पूरा। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, अपने सर से राइटअप ले लेना उसका, ठीक है? और किसी बच्चे को कुछ और पूछना बच्चों हो? बताइए। किसी और बच्चे को, कोई विद्यार्थी पूछना चाहे? हेलो हेलो। हाँ शिवकांत बोलो। सरकार है जो ये भी है, एक मिनट यार। हेलो, बारी बारी से बोलो। हाँ मैम उसमें मैम उसकी लर्निंग जैसे बताया मैम, सीखना प्लेइंग की, तो मैम प्लेइंग वाला बता नहीं पाए। प्ले वाला नहीं सुन पाए थे? हाँ मैम। अच्छा, तो हम बता रहे हैं। तो ये लर्निंग है बेटा, लर्निंग बिहेवियर में आता है, जो एक्वायर्ड बिहेवियर है उसमें। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है, जैसे हमेशा किसी भावना से खेलते हैं, हार और जीत की भावना से। तो ये जो फीलिंग होती है कि हम गेम जीतेंगे कि हारेंगे, इसमें क्या होता है, ट्रू गेम नहीं हो पाता है, फन नहीं होता है, इसको फन नहीं बोलते हैं। इसमें एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन आ जाता है, तो उसके साथ साथ हमारे कुछ निगेटिव हार्मोन्स भी डेवलप होने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जो बिहेवियरल सिस्टम है उसको डैमेज करते हैं। और अगर हम गेम खेलते हैं, जो शेड्यूल प्ले करते हैं, प्ले माने होता है ना, जैसे हम लोग जैसे हमने बताया चिड़ियां उड़ रही हैं, या मछलियां आराम से पानी में तैर रही हैं, या बंदर जो है डाली से दूसरी डाली में उछल रहे हैं, उसको हम प्ले कहते हैं। गेम और प्ले में ये फर्क होता है। प्ले इज फॉर फन एंड गेम पर्पस टू विन और टू मतलब कोई रिजल्ट आए उसमें, पॉजिटिव या निगेटिव, वो हम लोग उसको गेम बोलते हैं। तो प्ले ऑफ फन में ये, प्ले ऑफ गेम में ये फर्क होता है। तो प्ले इज अ part of the learning behavior, but that is not related with any negative hormones. ठीक है बेटा? ओके मैम, इननेट बिहेवियर बता दीजिए थोड़ा तो। हाँ, इननेट बिहेवियर जो होता है वो इनबॉर्न होता है बेटा, सिंस बर्थ होता है, जीन्स के साथ आ जाता है, पैदा होते ही बच्चे में डेवलप हो जाता है, और इसको सिखाना नहीं पड़ता है कि किस तरीके से सीखो। और ये एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एक ऐसा टूल हो जो पैदा होते ही उसके साथ आ जाता है कि वो किस तरीके से एक बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सके और फाइट कर सके। ठीक है? सिंस बर्थ होता है, पैदा होते ही होता है। मैम हाँ बोल। मैम जो आप सेंसिटिव पीरियड, मैम ये नहीं समझ में आया मुझको। सेंसिटिव पीरियड? यस मैम, सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड होता है जैसे हम लोगों की जो ब्रेन डेवलप होता है ना बेटा, जब ब्रेन डेवलप होता है, तो जैसे मान लो पैदा होने के बाद करीब जो 12-13 साल का समय होता है ब्रेन के डेवलप होने का, वो पीरियड हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है। उस समय हमारे ब्रेन में कुछ जो भी चीजें हमको दिखती हैं हमारे एनवायरमेंट में, अच्छा या बुरा जो भी दिखता है, वो हमारे दिमाग में अपना घर बना लेता है, वो अपना छापा बना लेता है, वो अपना इम्प्रिंट बना लेता है। और ये जो समय होता है, इसलिए इसको सेंसिटिव, इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे जब बढ़ रहे हो, पल रहे हो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, उस समय उसको ऐसा माहौल देना चाहिए, पॉजिटिव माहौल देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कोई बुरी चीजों की इम्प्रिंट ना बने। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें और अच्छी चीजें सीखें। ये सेंसिटिव पीरियड होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ द ब्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ अप टू द एज ऑफ 12 to 40 years, 12 से 14 साल की उम्र तक। ठीक है? हेलो, ऑनलाइन बेटा बोलो। श्रृंखला। हाँ मैम, मतलब मैम इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, लॉन्ग टाइप में आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन मैम? दोनों आते हैं बेटा, दोनों क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट डू यू नो बाय द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, व्हाट डू यू नो बाय द लर्निंग बिहेवियर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग बिहेवियर एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर,
write a short note of the FAP, IRM, write a short note on the associative learning. What do you know by the Pavlov's experiment? What is conditioned reflex? है ना, जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं हमने, वो किसी पे भी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों पूछे जा सकते हैं इसमें, बहुत ही टैक्सेस पे, काइनेसिस पे। हाँ बेटा। मैम क्या इसकी प्रिंट निकाल वो मिल सकती है मुझको? हाँ मिल जाएगी, हम सर से बोल देंगे, सर दिलवा देंगे आपको। ओके मैम, ओके मैम। हाँ मिल जाएगी बेटा। अब तुम लोग सर के पीछे पढ़ना, सर दिलवाएंगे। ठीक है सर, मिल जाएगा सर। ले सकते हैं ना, दे सकते हैं? हैं बेटा। मैम सर में दोनों सब कोई भी सर दे सकते हैं ना? हाँ मिल जाएगा। दे देंगे बेटा, सर लोग दे देंगे, सब कोई भी सर दे देगा। यस मैम। मैम क्या ये फ्यूजन एग्जाम में पूछे जाएंगे? हाँ बिल्कुल है, इससे बहुत ही पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। यस मैम। हाँ राजकुमार बताओ, राजकुमार बोलो। हाँ सर, जो इनसाइड बिहेवियर वो उसके बारे में मुझे जानना है। इनसाइड भाई इननेट बिहेवियर बेटा, इनबॉर्न बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर, जो सिंस बर्थ डेवलप होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना, बच्चे को पैदा होते ही रोना आ जाता है, उसको किस तरीके से वो मदर्स ब्रेस्ट से मिल्क सक करना, इसको कौन सिखाता है? तो जो जीन्स के साथ कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं बच्चे में सिंस बर्थ, वो इनबॉर्न कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। मैम इनसाइट माने भी वही हुआ, इनसाइट माने अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जीन्स में है, इनसाइट लर्निंग। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा। मैम। हाँ बोलो। मैम विजुअल बिहेवियर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उस टाइम नेट प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, विजुअल बिहेवियर होता है जैसे ना, विजन है बेटा, और एक होता है ऑडिशन। तो विजुअल बिहेवियर वो होता है जो हम देख के अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं फाइटिंग हो रही है एनिमल्स के बीच में, तो आप वहां से दूर चले गए, है ना, या आपने विजुअल बिहेवियर के थ्रू कुछ देखा तो आपने कोई अपने बिहेवियर में चेंज लाए। लेकिन जो विजन होता है, ये विजन जो होता है प्राइवेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक एनिमल अपना मैसेज देता है और दूसरा उसको रिसीव करता है। तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो ये मैसेज प्राइवेट होता है। लेकिन जो ऑडिशन वाला होता है या जो ऑडियो विजन होता है, विजन में क्या होता है, जैसे आपने इस कमरे में कोई बात आंखों से कही तो वो दूसरे वाले में नहीं पहुंच पाएगी, है ना, दीवार को क्रॉस करके थोड़ी ना आप बता पाएंगे आंखों से। ये अंधेरा है तो वहां नहीं जाएगा, लेकिन ऑडियो में क्या है, अंधेरा है तो भी आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो विजन के थ्रू जो मैसेज दिया जाता है वो प्राइवेट होता है, और ऑडियो जो मैसेज दिया जाता है वो प्राइवेट नहीं होता है। ये मैम। हाँ बेटा बोलो। तब तक आप ग्रुप में डालिए। टैक्सेस और ये जो स्टिमुलस है, इसमें क्या है? स्टिमुलस इज द सोर्स जिसकी वजह से टैक्सेस होएगी। स्टिमुलस जैसे पिन अगर आपने लगाई हाथ में, तो पिन इज स्टिमुलाई, हाथ हटाया, ये आपका टैक्सेस है। अगर आप पिन की तरफ ले जाएं तो वो पॉजिटिव टैक्सेस है, अगर आप पिन से हाथ को दूर ले जा रहे हैं तो वो नेगेटिव है। तो स्टिमुलस जो होती है वो बिहेवियर को चेंज करता है, टैक्सेस उसको बोलते हैं। मैम जैसे खा रहे हो और जो फिर जो सलाइवा जो सिक्रीट होता है, ये स्टिमुलस में है किस चीज में आएगा? टैक्सेस। स्टिमुलस नहीं, सलाइवा का सिक्रीट होना टैक्सेस है। अगली बार एक बार समझ जाएगा तो दोबारा और सावधानी से खाओ, सीख जाओगे कि आराम से खाओ। ये तो ट्रायल एंड एरर से आती है चीजें बेटा। मैम क्या इवोल्यूशन में ये जो इननेट बिहेवियर है, ये भी क्या आगे बढ़ता रहता है? नहीं, इवोल्यूशन में तुम लोग बताओगे कि किस तरीके से लोअर इनवर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट तक नर्व सेल्स डेवलप हुई हैं, किस तरीके से नर्व सेल्स, गैंग्लियाज, ये सब डेवलप हुए हैं प्रिमिटिव एनिमल्स से हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। पहले नर्व सेल्स थी, फिर वो नर्व नेट बनी, फिर वो गैंग्लिया बने, फिर वो ब्रेन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से इवोल्यूशन बताओगे तुम लोग उसका।
जब स्पेसिफिकेशन होगा, जब नई स्पीसीज अगर कोई बनेगी तो क्या कोई जब नया स्पेसिफिकेशन होगा और एक कोई आएगा, वो तो इवोल्यूशन का पार्ट जब होगा तो क्या मैम ये आगे बढ़ता रहेगा, ये बिहेवियर जो है इनेट बिहेवियर है, ये भी उसमें स्पेसिफिकेशन में चलता रहेगा आगे? बिल्कुल, अगर पॉजिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एनवायरमेंट से। और अगर उसमें ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, नेगेटिव है, तो धीरे धीरे डिमिनिश, वो तो नेचुरल लॉ वो है ना, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आ जाएगा उसमें। थैंक यू बेटा। और किसी कोई क्वेश्चन? और किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो बताओ, कोई विद्यार्थी? निमेटोटॉक्सिस भी थोड़ा बता दीजिए। है बेटा? निमेटोटॉक्सिस क्या चीज? निमेटोटॉक्सिस बता दीजिए। निमेटो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा बेटा तुम्हारा। मैम जियोटॉक्सिक नहीं बताई थी कितने प्रकार की, तो जियो माने होता है ग्रेविटी बेटा, जियो माने होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो जानती है ना, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं। हाँ मैम। तो ग्रेविटी, जैसे आपने गिलास अगर छोड़ा तो वो जमीन में गिरेगा ना, हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा। का काम होता है, ग्रेविटी स्टिमुलाई है, और ग्रेविटी कहती है कि हमारे पास आओ तुम। तो वो जो चीज नीचे जा रही है तो वो पॉजिटिव जियोटैक्सिस है आधा, तो जो चीज नीचे जा रही है वो पॉजिटिव जियोटैक्सिस है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं ना, हम लोग तो अगेंस्ट खड़े हैं, ग्रेविटी के उल्टा खड़े हैं ना, पैर नीचे सर ऊपर, तो हम लोग निगेटिव जियोटैक्सिस शो कर रहे हैं, अगेंस्ट गुरुत्वाकर्षण। मैम इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं ना? है बेटा? इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म थोड़ी ना, ट्रॉपिज्म तो फोटो माने तो लाइट की तरफ जो जाएगा, टच। इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जा सकता है ना? नहीं, फोटो नहीं बेटा ना, तो जियो है ना, फोटो नहीं है ना, जियोटैक्सिस की बात। हम लोग सिर्फ जियो पे अपना ध्यान देंगे। फोटो माने लाइट की तरफ जाना बेटा, जब लाइट के बारे में पढ़ेंगे ना तब। डिफरेंट क्या है? जियो माने ग्रेविटी, जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो ग्रेविटी है, और फोटो माने लाइट बेटा, लाइट की तरफ। यस मैम, है ना, फोटो माने लाइट और जियो माने ग्रेविटी। यस मैम। तो डॉक्टर विजय सर, डॉक्टर विजय जी। हाँ सर। हाँ तो जी सर। हाँ, समाप्त किया जाए, शुरू करिए। बिल्कुल। यस सर। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही बोलिए। तो नई शिक्षा नीति के तहत यंत्र विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस प्रथम लेक्चर में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर, आज की सम्मानित वक्ता डॉक्टर संगीता अवस्थी मैडम, और महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर श्री प्रकाश सर, हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वर्मा सर एवं समस्त छात्र छात्राएं, मैं जंतु विज्ञान विभाग की तरफ से सर्वप्रथम आज की सम्मानित वक्ता डॉक्टर संगीता अवस्थी मैडम को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर हम लोगों के बीच ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुई। मैं मैडम द्वारा दिया गया व्याख्यान यूजी पीजी दोनों छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी था। आपने एनिमल बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत ही सरल ढंग से बच्चों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस अवसर पर हम अपने महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमेशा की तरह छात्र छात्राओं के साथ साथ विभाग का भी उत्साहवर्धन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर श्री प्रकाश सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो पूरे समय हम लोगों के बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे। धन्यवाद सर। जंतु विज्ञान विभाग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े समस्त छात्र छात्राओं को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता है, जो पूरे समय व्याख्यान के दौरान अनुशासित रूप से जुड़े रहे और व्याख्यान से लाभान्वित हुए। अंत में मैं अपने विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए वर्मा सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो हमेशा विभाग के बारे में सोचते हैं और कुछ नया करते हैं, जिससे छात्र छात्राएं लाभान्वित होते रहते हैं।
पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मैडम, आप हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, हम लोग भी कुछ हम लोगों का भी कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे एक आग्रह को स्वीकार किया। और विद्यार्थियों की अटेंडेंस आज नहीं हुई है, लेकिन कल होगी। कल वैसे महाविद्यालय बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलेगा। और कल हमारे बीच होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर ए.के. शर्मा जी, जो प्रोटोजोवंस पर अपना बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान देंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोटोजोवा में, उस पर भी वो विस्तृत चर्चा करेंगे। और कल जो है सभी विद्यार्थियों की अटेंडेंस कंपलसरी रहेगी। आज पहला दिन था, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाया है। और कल बच्चे जब भी आएँ तो अपना माइक्रोफोन ऑफ किए रहेंगे और कॉपी पेन लिए रहेंगे। आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो गया है, ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वो उससे दोबारा पढ़ सकता है। तो अब बंद किया जाए मैडम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते।